ये आपके सामने है प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आप देखोगे गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्क का इतनी बार आया, बट इस प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में मैं प्रोसेस अकाउंट भी मान के चल रहा हूं, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन भी मान के चल रहा हूं, और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी मान के चल रहा हूं। ये सारी चीजें जो है इकट्ठी लेके चल रहा हूं। लो जी, प्रोसेस कॉस्टिंग एज आई वाज टेलिंग यू गाइस, इतनी बार 15-15 मार्क का है। आप देखो इतने अटेम्प्ट में 15 15 15 15 15 15 एंड बहुत ही कम बार 10 और 5 का आया है। 5 का थ्योरी यहां पे आया है, बट अदरवाइज देखोगे तो 15 मार्क्स की इतनी सॉलिड इनकी एक्सपेक्टेशन सी हुई है कि क्या बोलें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू दिस, हियर वी गो। ओके गाइस, प्लीज हेलो, शांत हो जाओ यार। हेलो 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 हेलो। अगर नहीं पढ़ना है तो बाहर जाओ, सिंपल। रेस्ट, नो टॉकिंग। नो, प्रोसेस कॉस्टिंग द बिगेस्ट चैप्टर, अगर मैं कहूं दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर। नो, प्रोसेस कॉस्टिंग में पहली चीज तो ये लगता है कि इन इंडस्ट्रीज को है, वो इंडस्ट्रीज को जहां हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो है सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट होता है, तीसरे का आउटपुट हमारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो अकॉर्डिंगली प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइज टू दीज इंडस्ट्रीज, केमिकल कंपनीज, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, ठीक है जी, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, नॉट पेंट डूइंग तो जॉब वर्क है, एनी हाउ। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो इनको लगता है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है गाइस, हम लोग हर प्रोसेस का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। वी प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच प्रोसेस, एवरी प्रोसेस का सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनता है। और फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट मैंने यहां पर, अब जब मैं प्रोसेस अकाउंट पढ़ाता हूं तो उस टाइम पे तो मैं मान के चलता हूं भाई अभी शुरू कर रहे हैं, कोई स्टॉक्स नहीं है, बट अब तो स्टॉक्स भी हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले इसमें प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएंगे। कौन से? एक रॉ मटेरियल का, एक वर्क इन प्रोग्रेस का। अगर रॉ मटेरियल है तो वो भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी आएगा, लेकिन फिनिश गुड्स तो हम लोग सेपरेटली उसका प्रोसेस फिनिश गुड्स अकाउंट बनाते हैं। तो अगर ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल है उसकी यूनिट्स और वैल्यू डेबिट की जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी यूनिट्स और वैल्यू डेबिट की जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक्स हैं तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आप क्रेडिट करोगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर कोई है। फिर रॉ मटेरियल जितना भी आपने परचेज करके इस प्रोसेस में भेजा वो डेबिट कर दोगे। अगर ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट इट इज द फर्स्ट प्रोसेस, लेट्स से प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, तो प्रीवियस प्रोसेस से प्रोसेस 2 प्रोसेस जो है 2 में आ रहा है प्रोसेस 1 से, बाय 2 प्रोसेस 1, या फिर अगर प्रोसेस 3 है तो 2 प्रोसेस 2, ऐसे करके 2 प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, ये सारे के सारे मटेरियल है। ये दोनों मटेरियल है, एक जो इस प्रोसेस में मटेरियल ऐड किया, दूसरा जो प्रोसेस से आया वो भी हमारे लिए मटेरियल है। जैसे स्पिनिंग और वीविंग मिल में होता है, क्या करते हैं भैया, कॉटन डाली, धागा निकाला, धागे को फिर वीविंग में प्रोसेस में डाला, वहां से कपड़ा निकाला, तो सेकंड प्रोसेस में पिछला स्पिनिंग प्रोसेस दिखाएंगे, एंड सो ऑन। डायरेक्ट वेजेस, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स जितने भी आपके हैं वो ले लोगे। फिर अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है और उस नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, वेट लॉस होता है, तो सिर्फ वेट लॉस की यूनिट्स आएंगी, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो अगर उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू है, उसका स्क्रैप है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो उसकी यूनिट्स क्रेडिट करके उसकी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू, जितनी भी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू है वो आप यहाँ पे उसकी एनआरवी क्रेडिट कर दोगे। और यही अगर आपका कोई वेस्टेज पैदा हुआ है तो उसकी यूनिट्स तो क्रेडिट कर दोगे, लेकिन उसकी डिस्पोजल कॉस्ट यहां पर डेबिट करोगे, बिकॉज इट इज, ये यूनिट्स यहां नहीं आएगी, ये यूनिट्स नहीं आती, ये नहीं आता, सिर्फ अमाउंट आता है। जितना भी हमारा नॉर्मल वेस्ट, जितनी भी नॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट है, यूनिट्स आप क्रेडिट ही करोगे। यहां पर आपका स्क्रैप हो या वेस्ट हो, अगर आपका वेस्ट है तो वेस्ट की भी यूनिट्स यहां पर क्रेडिट होंगी, लेकिन उसकी जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो डेबिट साइड पे आएंगी, नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट जितने का नॉर्मल डिस्पोज ऑफ होता है। फिर अगर कहीं आपका एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने डाला 10,000 यूनिट्स, आपने कहा भाई मेरे हिसाब से 1000 यूनिट्स खराब होगा, 10% खराब होगा, लेकिन एक्चुअली कितना निकल आया 8800, इसका मतलब 200 एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे दिखाना है बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब सवाल ये उठता है, ये एबनॉर्मल लॉस की हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कैसे, वो मैं अभी दिखा दूंगा। दूसरा इसी तरीके से, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे हिसाब से 10,000 में 1000 खराब होना चाहिए, निकलना चाहिए 9000, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल 9200 निकल आया, तो हम इसे कहेंगे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। ये एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स वर्ड्स कहां से आया?
इफेक्टिवनेस से कि भाई इफेक्टिव हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स डेबिट साइड पे यहां पर यूनिट्स आ जाएगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों किस बेसिस पे करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यही चीज मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ है। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस अकाउंट। हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को कैसे ट्रीट करना है। लॉस है तो उसकी यूनिट्स हम लोगों ने क्या कर दी थी? क्रेडिट कर दी थी, वैल्यू भी क्रेडिट की थी। और गेन था तो उसकी यूनिट्स और वैल्यू डेबिट कर दी थी। सवाल ये उठता है उसकी वैल्यूएशन करते कैसे हैं। तो वैल्यूएशन ऐसे करते हैं गाइस, टोटल कॉस्ट जितनी भी है उसमें से नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स आपने माइनस करना है। अगर कोई है नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट है वो ऐड करनी है। इसको आपने नॉर्मल आउटपुट कैसे निकलेगा? यूनिट्स इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, ये आपका नॉर्मल आउटपुट आता है। उससे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ जाएगी इनटू यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन करके आप वैल्यूएशन कर दोगे। दैट इज हाउ यू विल डू दी वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड लॉस। ये वैल्यू करके इसका हमेशा नीचे वर्किंग नोट दिखाना चाहिए और फिर हम लोग जो है यहां पर दिखा देते हैं। कई बार क्या होता है कि एक प्रोसेस से, जैसे फॉर एग्जांपल स्पिनिंग प्रोसेस था, धागा बनाया और वो धागा हम लोगों ने बेच भी दिया और अगले प्रोसेस में भेज भी दिया। लेट्स से हमने पहले प्रोसेस में 9200 यूनिट्स बनाई, 9200 यूनिट्स में से हमने 6200 तो अगले प्रोसेस में भेज दी और 3000 हमने बेच दी। तो जो 3000 बेच दी उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? हम लोग उसकी यूनिट्स जो है क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। जो नेक्स्ट प्रोसेस में भेजी वो तो बाय नेक्स्ट प्रोसेस कर दिया, और अगर हमने बेच दी तो उसको हम लोग उसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट से हम उसको बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स करके ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने अगर यूनिट्स एंड वैल्यू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, उसको हमने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट के बेसिस पे क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। और यूनिट्स सोल्ड हैं तो उसको हम लोगों ने क्या करना है? यूनिट्स सोल्ड को हम लोगों ने बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में दिखा देना है, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अगर हमने अभी बेची नहीं है, हमने अपने वेयर हाउस में भेजी है टू बी सोल्ड, इट इज येट नॉट सोल्ड, तो उस केस में हम बाय वेयर हाउस अकाउंट करके दिखा देते हैं कि चल यार मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। बेच दी है, सोल्ड है, तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। नॉट येट सोल्ड, केप्ट इन वेयर हाउस, वहां भेज दी गई है, तो बाय वेयर हाउस अकाउंट करके हम लोग क्रिएट करते हैं। वैल्यूएशन इनकी वही होगी, यूनिट्स सोल्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। इस तरीके से यहां पर जितनी भी यूनिट्स ट्रांसफर्ड है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। इसी तरीके से आपने इसकी भी वैल्यूएशन, दोनों की वैल्यूएशन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे ही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर ही लिया था। नॉर्मल लॉस तीन तरह का हो सकता है। एक हो सकता है वेट लॉस, एक हो सकता है स्क्रैप जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, एक हो सकता है ऐसा स्क्रैप जिसकी डिस्पोजल कॉस्ट होती है। तो वेट लॉस है तो उसकी आपने सिर्फ यूनिट्स क्रिएट करनी है। अगर स्क्रैप है जिसकी की रियलाइजेबल वैल्यू होती है तो यूनिट्स भी क्रिएट करनी है और नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू भी क्रिएट करनी है। और अगर ऐसा कोई स्क्रैप वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है जिसकी की डिस्पोजल कॉस्ट खर्च होनी है, तो आपने क्या करनी है? यूनिट्स तो क्रिएट करनी है लेकिन नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट जो है टू वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट करके डेबिट करना है। तो एक बार फिर देख लो, वेट लॉस की तो सिर्फ यूनिट्स क्रिएट होंगी, यहां पर यूनिट्स और नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू दोनों क्रिएट होंगी। यहां यूनिट्स तो क्रिएट होंगी नॉर्मल लॉस की, लेकिन नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट वो डेबिट होगी टू वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट के नाम से। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा अगर हमें आपके दोस्त पूछ रहे हैं सर डिस्पोजल और स्क्रैप में कोई डिफरेंस होता है? देखो, स्क्रैप को हिंदी में कहते हैं कबाड़, एंड वेस्ट जिसकी की डिस्पोजल कॉस्ट होती है दैट इज कूड़ा। इस वेस्ट की डिस्पोजल कॉस्ट होती है, स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। इसके लोग पैसे देके जाते हैं। आपने अगर मुझसे पढ़ा हो तो मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, कंगी टूटी हुई कंगी अंडों के छिलके, ऐसे नहीं दिया था? प्याज के छिलके। अगर ये वाले होंगे तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा लाओ जी पैसे दे दो, बाल्टी वाला वो कबाड़ का दिया था, ये कूड़े का दे रहा हूं मैं। तो वेरी नाइस, गुड। तो मेरी तरह तुम्हें भी लोग कहेंगे यार गलत प्रोफेशन है, ऐसी आवाजें लगा के निकाल निकाल के कहां पहुंच जाते। वाह वाह।
अच्छा आगे बढ़ रहे हैं तो खैर एनी हाउ आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ वेलकम जी सो कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक टू बी शोन इन बैलेंस शीट अगर आपको बैलेंस शीट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के सवाल है उसमें आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक्स कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है कॉस्ट पे वैल्यू करना है टोटल में से आपको प्रॉफिट या अनरियलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व इसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं या स्टॉक रिजर्व कहते हैं वो आपको माइनस करके बैलेंस शीट में जो दिखाना है वो आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखानी है जो स्टॉक रिजर्व वाला पोर्शन काट के है बैलेंस शीट में अगर बोलता है कि कितना दिखाना है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स में तो ऐसे दिखाना है अब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स मींस एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस पे भेजा लेकिन उसमें प्रॉफिट लोड करके भेजा तो खैर एनी हाउ एक एरिया जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग आप लोग अगर कल को कभी सीए की स्पेशलाइजेशन में जाओगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज वन ऑफ द वेरी बिग स्कोप एरिया फॉर द प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि भाई इनकी कॉस्ट हुई है और ये अपनी ही दूसरी विंग को जैसे जनरली वहां ट्रांसफर प्राइसिंग तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का सीन होता है कि हमारी एक बाहर की विंग जो है एक हमारी बाहर का कोई हेड ऑफिस या ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच या दूसरे यूनिट को जो है ट्रांसफर कर रही है तो उसकी प्राइसिंग कैसे हो तो खैर वो पहले हम लोग एससीएमपी में टू एन एक्सटेंड उसके प्राइसिंग डिसीजन रखते थे अब एससीएमपी तो कट ही रहा है एमसीक्यू बेस्ड है तो उतना डेप्थ में तो आप पढ़ोगे नहीं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में उसका मेजर ट्रांसफर प्राइसिंग का फोकस प्राइसिंग से ज्यादा टैक्सेशन के पोर्शन पे होता है तो उसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा तो उसके लिए आपको कई सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आप फाइनल में आके पढ़ोगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड बहुत सारी चीजें तो वहां आपको जो है ट्रांसफर प्राइसिंग और उसके टैक्सेशन की कैलकुलेशन उनकी टैक्स प्लानिंग करवाना वो सारी चीजें करनी होंगी बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है बट डिपेंड करता है सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है आगे बढ़ते तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स की प्रॉब्लम से हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते कैसे हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में हम लोग प्रोसेस अकाउंट 3 कॉलम बनाते हैं जैसे पहले भी यूनिट्स रेट अमाउंट था अब क्या होगा टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ऐसे करके दिखाएंगे अब ये अगेन ये कोई भी प्रोसेस अकाउंट हो सकता है तो अगर तो ये पहला प्रोसेस है तो 2 रॉ मटेरियल उसकी टोटल और कॉस्ट आ जाएगी अगर बाद का प्रोसेस है तो 2 प्रीवियस प्रोसेस टोटल कॉस्ट और पिछले वाले ने प्रॉफिट लोड करके भेजा था वो भी आ जाएगा इसी तरीके से गर्म पानी करवा देना इसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस टोटल कॉस्ट टोटल और कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई वर्क ओवरेज फैक्ट्री वेज वर्क ओवरेज प्रोडक्शन ओवरेज जो भी है वो भी आ जाएंगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जो है आप इनको ट्रांसफर कर दोगे या अगर ये लास्ट प्रोसेस है तो बाय फिनिश्ड आउटपुट में ट्रांसफर कर दोगे नक्की हो जाएगा तो ये आपका इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का जो है बनाने का फॉर्मेट है अब ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको अगर बैलेंस शीट में दिखाना है तो ये कॉस्ट वाला पोर्शन दिखाना है दिस पोर्शन अगर आपका लेट्स टेक एन एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक अगर जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक अगर कहीं इसमें क्लोजिंग स्टॉक है तो ये क्लोजिंग स्टॉक ये वाला मेरा बैलेंस शीट में जाएगा दिस विल बी शोन कॉस्ट वाला बैलेंस आएगा तो टोटल में से प्रॉफिट माइनस करके फिर हम लोगों ने इसको जो है बैलेंस शीट में दिखाना है एज द केस में भी तो एज द केस में भी अब इस प्रोसेस में भी जो है प्रॉफिट लोड होगा तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्ड या सोल्ड इसमें प्रॉफिट लोड करेंगे एज द केस में भी जितना भी वो बोलेगा आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा कि वो 20-25% ऑफ कॉस्ट बोलता है या 20-25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस बोलता है यू विल हैव टू रीड दैट यू विल हैव टू इंटरप्रेट दैट कि भाई ट्रांसफर प्राइस पे है ट्रांसफर प्राइस मीन सेल प्राइस तो सेल प्राइस अगर 100 है अगर 20 का प्रॉफिट है तो उस केस में उनकी कॉस्ट हुई 80 तो इसका मतलब 20/80 1/4 करके निकालना है एंड सो ऑन आपको देखना पड़ेगा इफ ही सेज 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस या 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस यू विल हैव टू सी एंड उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस इन्वेंट्रीज 3 तरह के प्रोसेस इन्वेंट्रीज हो सकते हैं पहला रॉ मटेरियल हो सकता है दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है तीसरा फिनिश गुड्स हो सकता है रॉ मटेरियल्स की यूनिट्स और वैल्यू अभी अभी हमने देखा था जो बेसिक प्रोसेस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट दिखाया था उसकी यूनिट्स और वैल्यू आप डेबिट कर देते हैं और उसकी WIP की भी यूनिट्स और वैल्यू डेबिट कर देते हैं प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक की और फिनिश गुड्स का हम लोग सेपरेट बनाते हैं अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस फिनिश स्टॉक अकाउंट या प्रोसेस स्टॉक अकाउंट तो हम लोग उसकी वैल्यू यूनिट्स और वैल्यू यहां प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में डेबिट करते हैं यहां प्रोसेस अकाउंट में हो रहा है प्रोसेस अकाउंट में हो रहा है जैसे आपको याद हो तो हमने सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट में 2 ओपनिंग WIP 2 ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐसे लिखा हुआ था तो ये यूनिट्स और वैल्यू प्रोसेस अकाउंट में डेबिटेड रॉ मटेरियल की भी और WIP की भी लेकिन फिनिश गुड्स का एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस स्टॉक अकाउंट या प्रोसेस फिनिश स्टॉक अकाउंट तो उसकी यूनिट्स और वैल्यू यहाँ डेबिट होंगी और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्रेडिट होगी क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्रेडिट होगी का क्या मतलब है अगेन ये तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होंगी कौन कौन से रॉ मटेरियल और
WIP, ये दोनों जो है ये यहां पर प्रोसेस अकाउंट में ही क्रेडिट होंगे, दीज विल बी क्रेडिटेड, बट ये हमारे प्रोसेस फिनिश स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट होंगे एज द केस में भी। प्रेफर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज। फीफो या वेटेड एवरेज के बारे में हम लोग अभी मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ ही लेंगे, एक बार वहां देख ही लेंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, वेटेड एवरेज में क्या होता है, एक बार जल्दी से उसको हाथ लगाएंगे ही वहां पे। अब बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद जो है वर्क इन प्रोग्रेस के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर्सनली मैंने अभी देखा है लेटेस्ट में एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क का, और WIP का ज्यादा आ रहा है आजकल। मैं नहीं कहूंगा कि इट इज कि भाई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं कहूंगा सिंपल प्रोसेस अकाउंट नहीं आ सकता है, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी है कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो ज्यादातर उसी में आ रहा है। तो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मैंने इसीलिए क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो आरटीपी में भी WIP का ही क्वेश्चन था, मैंने जो आपका अपना टेस्ट बनाया उसमें भी मैंने WIP का ही क्वेश्चन रखा हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ दैट, बट यस जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी है। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये बेसिक प्रोसेस अकाउंट को डिस्कस करके उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को करके फिर उसके क्वेश्चन देख लेंगे एनी हाउ। तो गाइस फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक तो कॉलम बनेगा इनपुट, एक पर्टिकुलर एक आउटपुट। ओपनिंग WIP की यूनिट्स आपने डेबिट करनी है, मतलब जो भी इनपुट में डालनी है, और उसका आउटपुट में फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में, फीफो मेथड में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि भाई इसको पहले कंप्लीट कर। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल अगर पिछली बार 100% लग गया था तो इस बार 0% लगेगा, लेबर एंड ओवरहेड्स पिछली बार अगर 40% लगी थी तो इस बार 60% होंगे रिमेनिंग, ये भी नीचे आ ही जाएगा एज द केस में भी। लेकिन अगर आपका वेटेड एवरेज मेथड है तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, ये दोनों यूनिट्स मर्ज करके इकट्ठा आउटपुट, जैसे मैंने अभी जो टेस्ट में रखा हुआ है वो वेटेड एवरेज मेथड वाला ही सवाल रखा हुआ है, विल सी, अभी देखेंगे बाद में। एनी हाउ नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। तो ये आपने क्या किया, ओपनिंग WIP, उसकी यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट, ये मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है मोर और लेस, ये फीफो के लिए रेलिवेंट है। देन पुट एंड प्रोसेस्ड, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और ये 100% कंप्लीट होता है। देन याद रखना क्लोजिंग WIP की आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी होगी कितना कितना परसेंट है, और ये 100% से कम ही होता है, जो लेबर एंड ओवरहेड्स है कम से कम वो तो 100% से कम ही होता है। फिर इसके बाद जो है बारी आती है, देन व्हाट वी डू इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल लॉस को हम लोगों ने आउटपुट कॉलम में दिखाना है, बट हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट्स में नहीं दिखाना है, बिकॉज आप लोग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट में इसको एक्सक्लूड करके चलते हो, तो आपने माइनस मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसकी कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन वगैरह कुछ नहीं लेनी है। एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी यूनिट्स ऐड करनी है आउटपुट कॉलम में, इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कई बार दी होती है, जैसे मैंने दी हुई है क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, और कई बार नहीं दी होती तो हम मानते हैं 100% कंप्लीट है, वो अभी आगे नोट में आ भी जाएगा। तो अगेन एबनॉर्मल गेन की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% है। तो माइंड यू अगर कभी किसी सवाल में डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग WIP की ना दिया हो तो रॉ मटेरियल का 100% और 50% कन्वर्जन कॉस्ट अज्यूम कर लेना, नोट दे देना इस रिकॉर्ड में। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है तो किस चीज का, यूनिट्स लॉस्ट का, तो हम एबनॉर्मल लॉस का 100% इन ऑल रिस्पेक्ट की पूरा बन के ही खड़ा हुआ है, और एबनॉर्मल गेन का हमेशा डिग्री ऑफ कंप्लीशन याद रखिएगा कि हमेशा 100% ही होता है। एबनॉर्मल लॉस कैन बी इक्वल टू 100%, कैन बी लेस देन 100%, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन में दिखाई दूंगा, इट कैन बी इक्वल टू लेस 100% और लेस देन 100%, आइदर वेज। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां देखो, यहां मैंने आपको क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस दी हुई है 1000 यूनिट्स, और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दे दी है 100% शुगर केन और लेबर एंड ओवरहेड्स 80%। तो अगर मैंने आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी हुई है, टेक इट इनटू कंसीडरेशन, नहीं दी हुई ग्रेट, ओह 100% मान के चलो कि भाई 100% कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाओ पॉकेट बुक। ओके नेक्स्ट फिर बारी आती है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दो मेथड्स फेमस है, एक फीफो एक वेटेड एवरेज। फीफो में हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं ओपनिंग WIP को सबसे पहले कंप्लीट करना है, ओपनिंग WIP को सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो टेक एन एग्जांपल, हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था जिसमें कि 100% मटेरियल पहले लगा हुआ था, ओपनिंग WIP में 100% रॉ मटेरियल लगा था, और कन्वर्जन कॉस्ट जो थी डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स ये हमारी थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल 40%। तो इस बार हम लोग लगाएंगे रिमेनिंग 0% और 60%, ऐसे करके करेंगे। चलो यार, लाओ यार, थैंक यू। सो ओपनिंग WIP क्या है, टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट एंड टेकन फर्स्ट, इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है।
और वैल्यू ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, चुप 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 चुप, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड आउटपुट में सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि भाई इसी को सबसे पहले कंप्लीट किया है। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे करंट इनपुट के साथ, अभी मैं क्वेश्चन में करा ही दूंगा। वेटेड एवरेज में मर्ज करेंगे और उसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की जो रॉ मटेरियल है, चुप, और जितनी कन्वर्जन कॉस्ट है ये और ये सम अप करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और करंट कॉस्ट, और फिर यूनिट से डिवाइड करेंगे। कैसे, अभी मैं दिखाई दूंगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन रखा हुआ इसी चीज का। प्लीज डू नॉट टॉक, जिन्हें बातें करनी है प्लीज जाओ। अच्छा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते समय आपने करंट कॉस्ट को लेना है फीफो में और डिवाइड करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स में। वेटेड एवरेज में मैंने आपको बोला ये दोनों की कॉस्ट आपने मर्ज कर देनी है। कैसे, वो मैं अभी आपको इसका दिखाई रहा हूं एग्जांपल। फिनिश आउटपुट में क्या है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को पहले कंप्लीट करो और फिर करंट यूनिट्स को कंप्लीट करो। और इसमें क्या है, इसमें आपने सीधी सीधी जो भी आपकी जितनी भी करंट प्रोडक्शन यूनिट्स है इनटू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये आपका वैल्यूएशन हो जाएगा फिनिश्ड आउटपुट का। आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अगर प्रोसेस 1 छोड़ के कोई भी प्रोसेस है तो उसमें दो तरह का मटेरियल डल सकता है, एक मटेरियल 1 एक मटेरियल 2। एक मटेरियल 1 एक मटेरियल 2। मटेरियल 1 कौन सा होता है, जो पिछले प्रोसेस से मटेरियल आया है, जो ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस है। एक मटेरियल 2 कौन सा होता है, जो इसी प्रोसेस में ऐड हुआ है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे से आया है क्लॉथ और यहां पर मैंने डाला है कलर, तो ये है पिछले प्रोसेस से जो आया, जो वीविंग प्रोसेस से आया, इस प्रिंटिंग प्रोसेस में क्लॉथ आया, इसको हम कह देते हैं मटेरियल 1 और कलर को कह देते हैं मटेरियल 2। अगर वो इस प्रोसेस में प्रिंटिंग प्रोसेस में कहता है मटेरियल 80% लगा है तो भाई कलर 80% लगा है, कपड़ा तो पूरा ही डाला होगा। तो मटेरियल 1 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा ध्यान रखना, मटेरियल 1 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो होती है 100% है, जो डीओसी दी होगी वो आपको मटेरियल 2 की ही दी होगी। मटेरियल 2 की डिग्री ऑफ कंप्लीशन दोगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बोलता है रॉ मटेरियल 80% है, लेबर एंड ओवरहेड्स 50% है, तो भाई ये रॉ मटेरियल कौन सा है, बाद वाले प्रोसेस में, दिस इज मटेरियल 2। मटेरियल 1 जो पिछले प्रोसेस से आया था वो तो 100% ही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और ये एक एरिया है जहां पर जो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है, देख के जाना है इसका कम से कम एक सवाल। देन कम्स, अगर कोई एम्प्टी पैकेजेस होते हैं, खाली डब्बे बोरे वगैरह, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है आप क्रेडिट कर देते हो, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू उसको क्रेडिट कर देते हो प्रोसेस अकाउंट में, कि भाई हमने तो खर्चे पूरे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मटेरियल कॉस्ट में भी देखते ही हैं कि भाई हम लोग एम्प्टी पैकेजेस की कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करते हैं, तो यही चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि भैया ये हमारा नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतने का हो जाएगा, उसको क्रेडिट करो, हमारी कॉस्ट रिड्यूस करो। एक्चुअल सेल्स वैल्यू अगर इसकी जब भी होगी वो आपने कहां क्रेडिट करनी है, वो एम्प्टीज अकाउंट, पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट बनाओगे उसमें क्रेडिट करोगे। कहने का मतलब अगर आपको पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट बनाने को बोलेगा तभी आपने वहां क्रेडिट करना है, अदरवाइज आप इसकी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू क्रेडिट करके नक्की कर दो। तो अकॉर्डिंगली वंस अगेन कोई भी खाली डब्बे बोरे एटसेट्रा जिसमें रॉ मटेरियल आया था वो खाली हो गए, उनकी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू है वो अपने प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करनी है। नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू होगी वो पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट सेपरेट बनेगा, उसमें टू प्रोसेस अकाउंट नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू बाय एक्चुअल सेल वैल्यू जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगी। नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग कहें एबनॉर्मल गेन्स या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अकाउंट कैसे बनता है, आपको याद होगा प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन्स या इफेक्टिव्स डेबिट साइड पे आ रहा था, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई बाय प्रोसेस अकाउंट, उसकी यूनिट्स और उसकी वैल्यू यहां पर क्रेडिट साइड पे आ गई। दूसरा नंबर, अच्छा ये एबनॉर्मल गेन एंड इफेक्टिव्स, अगर कहीं ऐसा हुआ, सोचो इमेजिन करो, सोचो इमेजिन करो हमारी सिचुएशन क्या हुई है, हमने कहा भाई 10,000 यूनिट्स इनपुट डाल रहे हैं, हमारे हिसाब से 1000 यूनिट्स बिकेंगी, और सॉरी खराब होंगी, नॉर्मल लॉस होगी, ये इनपुट है, और आउटपुट आपके हिसाब से 9000 निकलना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट 9200 हो गया। अब टेक एन एग्जांपल, आपने कहा भाई ये तो रॉ मटेरियल मेरा 10 रुपए की कॉस्ट का है, ठीक है, अब लेकिन ये जो स्क्रैप है वो कहता है ये स्क्रैप जो है मैं 1 रुपए की नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इतने का तो मैं बेच ही देता हूं। तो जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो प्रोसेस अकाउंट में क्या करोगे, आप प्रोसेस अकाउंट में ऐसे करोगे, टू जो भी आपका रॉ मटेरियल था 10,000 यूनिट्स इंटू 10 1,00,000 रुपए, बाय नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स इंटू 1 रुपया 1000 रुपए, और बाय
लेट्स से नेक्स्ट प्रोसेस है या फिनिश प्रोडक्ट है, 9200 है, तो ये एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स बच गया, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स बच गया यहां पे 200। अब लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए मैं और भी थोड़ी चीजें डाल देता हूं। प्रोसेसिंग कॉस्ट है, लेट्स से एन एग्जांपल 80,000, दैट्स इट। प्रोसेसिंग कॉस्ट, कुछ भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाटएवर एज द केस। नाउ द पॉइंट इज, अब ये 200 यूनिट्स की वैल्यूएशन कैसे करनी है। मैंने बोला था कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कितनी कॉस्ट है 1,80,000, नॉर्मल आउटपुट कितना है 10,000 माइनस 1,000, 9,000, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितनी बची 20, दिस इंटू 20 आपने यहां पर लिया 4,000 रुपए, और दिस इंटू 20 आपने यहां पर लिया 1,84,000 रुपए। आई एम सो सॉरी, मैंने इस हिसाब से ना गलत कर दिया, ये 81,000 है, अब करते हैं 1,80,000, अब ठीक है। ओके, तो ये जो है 1,85,000, 1,85,000। अच्छा, फिर बारी आती है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस नेक्स्ट इज दिस हैपेंस। आपको कहता है यार एक काम कर भाई, मेरे को ना एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना के दे। हम बना देते हैं, कहते हैं ले भाई, पहले तो ये एंट्री लेते हैं टू, यहां पर बाय प्रोसेस अकाउंट 200 यूनिट्स 20 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए। अब सामने वाला बंदा कहता है यार एक काम कर, नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना। ले भाई नॉर्मल लॉस अकाउंट बना, ये रही टू प्रोसेस अकाउंट 1,000 यूनिट्स 1,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल स्क्रैप कितना हुआ है इसमें से, देखो ना कट्टा मार के बिकेगा कितना, बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना होगा 800, 800 रुपए। तो बाकी 200 कहां गया, अरे यही तो एबनॉर्मल गेन की तरह बच गया। तो एक तरफ तो हम भागड़ा पा रहे हैं क्या, ओए 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गई, 20 रुपए के हिसाब से फायदा हो गया। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ओए ये 200 यूनिट्स का स्क्रैप का नुकसान हो गया, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन की तरह बच गया। तो एबनॉर्मल गेन 200 रुपए। तो ये आपने क्या करना है, अब ये आपकी जो यूनिट्स हैं, ये जो है एबनॉर्मल गेन, ये यहां पे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 200 यूनिट्स 200 रुपए, और फिर बैलेंसिंग फिगर जो है वो जाएगी टू कॉस्टिंग पीनल अकाउंट 3,800 रुपीज। तो ये अगर आप यहां देखोगे तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन ओवर हियर। ये नॉर्मल लॉस हो गया दोस्तों, ये वही वाली चीज, ये वाली चीज नॉर्मल लॉस, और ये आपका प्रोसेस अकाउंट से काउंटर एंट्री आ गई, ये जो हमने ये एंट्री करी थी, और बैलेंसिंग फिगर जो है टू कॉस्टिंग पीनल बचा दिया। यही अगर वेस्ट डिस्पोजल होता तो हम कहते हैं वही वेस्ट डिस्पोजल बच गया 200 यूनिट्स का, वेस्ट डिस्पोज नहीं किया। क्या कहते हो, अगर वेस्ट डिस्पोजल बच गया तो आप कहते हैं बल्ले 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 बादशाह 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 बादशाह। तो हम कहते हैं यार अगर वेस्ट डिस्पोजल बच गया तो वो हमारा और गेन बढ़ा गया। तो एक तो हमें फिनिश गुड्स का फायदा हुआ, दूसरा वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट बच गई, ओ बल्ले दो फायदे, दोनों फायदे कॉस्टिंग पीनल अकाउंट में। मैंने दोनों को इकट्ठा दिखा दिया कि भाई अगर स्क्रैप होता तो, और ऐसा वेस्ट होता जिसकी डिस्पोजल कॉस्ट होती तो, एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे, ये था हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, लेट्स डील विद फर्दर, देन कम्स एबनॉर्मल गेन अकाउंट हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की बात करते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट सिंपल है, क्या है, एक तो प्रोसेस अकाउंट से काउंटर एंट्री लोगे, वहां पर बाय एबनॉर्मल लॉस आ रहा था तो उसकी यूनिट्स और उसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और अगर नॉर्मल लॉस बिकता तो एबनॉर्मल लॉस भी बिकेगा, उसकी यूनिट्स उसकी स्क्रैप वैल्यू अगर कोई है तो, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो चला जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे, फिर बारी आती है, ये आ गया ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इन प्रोसेस अकाउंट। तो एक काम करते हैं, इसको अभी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, सबसे पहले आता है बाय प्रोडक्ट। गाइस व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट, अब बाय प्रोडक्ट
is a product which is produced in the normal course of manufacture and it has a substantially lower value than the main product. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मक्खन के साथ छाछ बनती है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. तो बाय प्रोडक्ट का प्रोसेस अकाउंट में आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है. बाय प्रोडक्ट का प्रोसेस अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि बाय प्रोडक्ट है कैसा. बहुत ही चिंदी चिल्लर अमाउंट का है. सोचो आपने खर्चे किए 10 लाख रुपए और बाय प्रोडक्ट से आपको रियलाइज होगा 500 रुपए. अबे छोड़ना, 10 लाख रुपए के खर्चे के 500 रुपए रिकवर होगा. छोड़ उसको, मिसलेनियस इनकम मान के कॉस्टिंग मिल में क्रेडिट कर, खत्म. प्रोसेस अकाउंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बाय प्रोडक्ट की यूनिट्स क्रेडिट कर दे. क्योंकि सोचो, इमेजिन करो हमने इनपुट डाला 10,000, सारे खर्चे मिला के 10 लाख रुपए हो गए. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब मिला के, फैक्ट्री ओवरहेड सब मिला के 10 लाख रुपए खर्चे. भाई साहब मेरा ना 1000 रुपए, 1000 यूनिट जो है नॉर्मल लॉस होता है, ये बाय प्रोडक्ट होता है, सॉरी बाय प्रोडक्ट. और ये 50 पैसे का पर किलो बिकता है, 500 रुपए. अब है क्या बे, चिंदी चिल्लड़. आपने क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है. प्रोसेस अकाउंट में क्या करना है, 10,000 यूनिट्स, 10 लाख रुपए, बाय प्रोडक्ट 1000 यूनिट्स, खत्म, कुछ नहीं और, नथिंग. बाय फिनिश गुड्स, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, उस मेन प्रोडक्ट को 9000 यूनिट्स और पूरे 10 लाख रुपए. थैंक यू भाई, तेरा ही है ये. इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है, इसको मैंने क्या करना है, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में मिसलेनियस इनकम की तरह क्रेडिट कर देना है. नंबर 1. नंबर 2, लेट्स चेंज द एग्जांपल. लेट्स से नहीं हो, नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, ये इतने का नहीं, ये बिक सकता है 50 रुपए पर यूनिट. अब 50,000 रुपए इज नॉट अ चिंदी चिल्लड़, ये इसकी एनआरवी है, इट्स नॉट अ चिंदी चिल्लड़ अमाउंट. देन व्हाट विल डू, विल क्रेडिट दिस 50,000 रुपए ओवर हियर. इसकी नॉर्मल एनआरवी, यूनिट्स तो क्रेडिट करनी है, एनआरवी भी क्रेडिट कर दी, और 9.5 लाख रुपए जो है वो इसका गया. ये सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट है. जनरली बाय प्रोडक्ट बहुत ही चिंदी चिल्लड़ जनरली नहीं होते, जनरली नहीं होते. मैं ही नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं हो सकते, बट जनरली नहीं होते. तो सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इन अकाउंटिंग इज, प्रोसेस अकाउंटिंग इज, यूनिट्स तो क्रेडिट करनी है. 3 ट्रीटमेंट्स है, मैंने अभी 2 ट्रीटमेंट्स बताए हैं. सबसे फेवरेट ये है कि उसकी यूनिट्स क्रेडिट कर दो और नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्रेडिट कर दो. बट बहुत ही चिंदी चिल्लड़ अमाउंट है तो मिसलेनियस इनकम में ले जाओ. अब सोचो, इमेजिन करो, ओए मेन प्रोडक्ट 9000 यूनिट जो है ना, वो बिकती है, मेन प्रोडक्ट बिकता है 500 रुपए का पर यूनिट, और बाय प्रोडक्ट की 1000 यूनिट्स ये बिकती है 200 रुपए की. भाई ये भी, अब ये बहुत बेकार तो कॉस्ट नहीं है ना, बहुत बहुत कम तो वैल्यू नहीं है, अच्छी खासी वैल्यू है इसकी भी. क्या कहते हो, इट्स नॉट दैट इट इज नथिंग. भाई ये 500 का बिक रहा है, ये भी उसका 40% तो है. तो एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड. रिवर्स कॉस्ट शीट बनाते हैं, जब उसका सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी होता है तो रिवर्स कॉस्ट मेथड से इसका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालते हैं. कैसे करते हैं मैं एग्जांपल देता हूं. सोचो अब ये 1000 इंटू दिस 2 लाख रुपए. बंदा कहता है अरे सुनो, मेरे बाय प्रोडक्ट की इतनी सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी. ओ मेरी बात सुनो, मुझे इस पे भी प्रॉफिट कमाना है, मुझे इस पे कम से कम 20% प्रॉफिट कमाना है. अच्छा चल कमा, 40,000 हो गया. तो तेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हुई, 1,60,000. कहता है लेकिन देख लो, मेरे को इसको बेचने के लिए 10,000 रुपए का सेलिंग का खर्चा होगा, सेलिंग ओवरहेड्स. ठीक है भाई, काट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 1.5 लाख. कहता है अच्छा सुनो, इसको एज इट इज नहीं बेच सकता, फर्दर प्रोसेस करने के बेचना पड़ेगा, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसकी है 30,000. तो ये 1,20,000 जो आया, इसको हम लोग कहते हैं शेयर इन जॉइंट कॉस्ट. कैसे निकाली इसको,
एज पर रिवर्स कॉस्ट मेथड। तो ये 3 मेथडोलॉजीज हैं। अब यहां जो है ये नहीं करके 1,20,000 क्रेडिट होगा। तो ये कब होता है मेथड? पहली चीज तो सुन लो, अगर तो बहुत ही चिंदी चिल्लड़ है, अगर तो बहुत ही चिंदी चिल्लड़ अमाउंट है तो कॉस्टिंग मिल अकाउंट में मिसलेनियस इनकम की तरह दिखाओ, बहुत ही चिंदी चिल्लड़ अमाउंट है तो। अगर अपने आप में बहुत सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी नहीं है, मेन प्रोडक्ट 500 का बिक रहा है, ये 50 का बिक रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर लो, उसकी नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्रेडिट कर दो यूनिट्स के साथ। यूनिट्स तो हर एक में क्रेडिट होंगे, यूनिट्स क्रेडिट, यूनिट्स क्रेडिट, यूनिट्स तो हर एक केस में क्रेडिट होनी है, यूनिट्स तो क्रेडिट होनी है। हाँ, अगर उसका सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी है, भाई मेन प्रोडक्ट बिकता 500 का, बाय प्रोडक्ट बिकता 200 का, 250 का। 500 के मुकाबले, 500 के मुकाबले बहुत छोटा है, 200 250, बट इट इज नॉट दैट इट इज नथिंग, इट इज स्टिल समथिंग। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कॉस्ट मेथड से शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालते हैं। हाउ डू वी यूज रिवर्स कॉस्ट मेथड? हम लोग पुट्ठी कॉस्ट शीट बनाते हैं ऐसे, एस्टिमेट सेल्स वैल्यू जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं माइनस उनका डिजायर्ड जो भी प्रॉफिट है वो माइनस कर दो, एस्टिमेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर कॉस्ट से उल्टी कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम लोग, एस्टिमेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर कोई है माइनस किया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। एस्टिमेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कोई है, वर्क्स कॉस्ट आ गई। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस की, ये शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ गई। इस शेयर इन जॉइंट कॉस्ट को आप यहां क्रेडिट करो, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेटेड एज पर रिवर्स कॉस्ट मेथड। इज इट फाइन? तो ये हमारे 3 मेथडोलॉजीज हैं। ये 3 मेथडोलॉजीज लगती कब हैं, ये डिपेंड करता है। अगर बहुत ही चिंदी चिल्लड़ अमाउंट है तो उस केस में मिसलेनियस इनकम, कॉस्टिंग मिनल। अगर ऑन दी अदर हैंड ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एनआरवी क्रेडिट करो। भाई साहब मेन प्रोडक्ट 500 का बिक रहा है तो ये भी 200-250 का बिक रहा है यार, ऐसे थोड़ा ना, कुछ नहीं है, चल भाई फिर इसमें कितना प्रॉफिट डिजायर करता है। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड आप पहचानोगे कैसे? आपको ना डिजायर्ड प्रॉफिट की परसेंटेज दी होगी कि भाई मैं इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, एनी हाउ एज द केस में। नाउ मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉइंट कॉस्ट अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि भाई जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में एक तो बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ सकता है अकाउंटिंग का, एक जॉइंट प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट कैसे बांटनी है उसका आ सकता है, एक तीसरा फेवरेट डिसीजन मेकिंग, फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं, फर्दर प्रोसेसिंग प्रपोजल, वन ऑफ द फेवरेट एरियाज। एनी हाउ, तो मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉइंट कॉस्ट, एक तो क्या है, सबसे पुराना मेथड तो था वेट या फिजिकल मेजरमेंट या आउटपुट मेथड। भाई टेक एन एग्जांपल, भाई मेरे 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, इनका दोनों का आउटपुट, भाई ए का ना 10,000 किलो है, बी का जो है 15,000 किलो है। चल भाई 10,000 इस टू 15,000 किलो की रेशो में बांट दें। तो फिजिकल आउटपुट, फिजिकल यूनिट्स, किलो, गैलन, लीटर, मीटर, जो भी है वटेवर, किलो 2-2 बार नहीं आएगा, उसमें बांट देंगे। फिर सेल्स या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये मेथड जो है सबसे पहला आया, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म हुई कि भाई एक बात सुनना, तुम्हारी जॉइंट कॉस्ट है, टेक एन एग्जांपल, लेट मी थिंक, 10 लाख 22 लाख रुपीज है, 22 लाख रुपीज है, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका सेलिंग प्राइस पर केजी इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लॉसेस करके दिखाने जरूरी है। लो जी, इतना है सेलिंग प्राइस पर किलो। अब क्या है, अगर आपने वेट की रेशो में बांटा, वेट या आउटपुट की रेशो में बांटा, तो क्या कर दिया आपने, 2:3 की रेशो में बांटा। तो इसको 2:3 की रेशो में बांटो, डिवाइड बाय 5 किया, तो ये आ गया 8.8 लाख, और ये आ गया 4.4 इंटू 3, 13.2 लाख, राइट? कूल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके अपने आप में सेल वैल्यू बताओ कितनी है, 12 लाख। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, भाई 12 लाख का तो रेवेन्यू कर रहा है, और तुमने इसके ऊपर 13.2 बांट दिया। कोई तरीका है ये? गलत है।
तो इस वजह से क्या हुआ, इसको ये 12 लाख ये भी हो गया। तो कहने लगे अबे माना इसका वेट कम है ए का, लेकिन भाई इकोनॉमिक वैल्यू तो उसके बराबर है ना, तो ऐसे बांटो, इस 22 लाख को 11 लाख 11 लाख ऐसे बांटो। अब समझ में आ रही है बात। तो ये मेथड सबसे फेवरेट है। मैं एक चीज बोल दूं, हेलो क्वेश्चन साइलेंट हो, मैंने भी क्वेश्चन साइलेंट रखा हुआ है, कुछ नहीं बताया कौन सा मेथड लगाना है, आपने कौन सा मेथड लगाना है। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड इज द डिफॉल्ट मेथड। फर्स्ट चॉइस तुम मेथड बताओ कैसे बांटना है, नहीं बता रहे हो, फर्स्ट चॉइस नहीं बता रहे हो और सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं आता, सेकंड इज एनआरवी। प्रैक्टिकली यूज भी यही होते हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, सबसे ज्यादा मेथड जो यूज होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो सेल्स वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड और दूसरा एनआरवी ऑफ आउटपुट मेथड। तो यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, फाइनल सेल्स वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू की भी फाइनली कितने का आउटपुट कितने का बिकेगा। तो फाइनली जो भी हमारा प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कोई बिकता है तो फाइनली जो आउटपुट है वो कितने का बिकेगा उस रेशियो में। इसके क्रिटिसिज्म से फिर एनआरवी पैदा हुआ कि नहीं यार मैं तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेच तो रहा हूं, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट तो है, लेकिन मेरी कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो होगी, वो काटो, और साथ में कोई एस्टिमेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो भी काटो, तो एनआरवी की रेशियो में बांटो। तो ये दूसरा मेथड है जो कि और सेकंड फेवरेट मेथड माना जाता है। देन सर्वे मेथड या पॉइंट मेथड, भाई आपको जो भी पॉइंट्स वैल्यू दी हुई हो, टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 8, 5 एंड 3, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक के 10,000 यूनिट्स है, एक के 8,000 यूनिट्स है, एक के लेट्स टेक एन एग्जांपल 20,000 यूनिट्स है। अब दिस इनटू दिस 80,000 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ये यूनिट्स इनटू पॉइंट्स, ये 40,000 इस टू 60,000, इस रेशियो में अपनी जॉइंट कॉस्ट बांट दो। तो ये होता है हमारा पॉइंट वैल्यू मेथड। फिर कंट्रीब्यूशन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड किसमें यूज होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज होता है इन केस ऑफ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज होता है इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो। तो इफ यू आर फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग तो उस केस में मेरे को खर्चों को फिक्स और वेरिएबल कैटेगराइज करना होता है, मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है एक्सेट्रा। तो आपकी जॉइंट कॉस्ट को भी दो पार्ट में बांट दो, फिक्स जॉइंट कॉस्ट और वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या था कि भाई हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट के हिसाब से जाती है, जितना आउटपुट उतना ज्यादा, तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट आर अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट, कहानी खत्म। जितनी भी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है उसको आउटपुट, जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट्स है, जैसे एक का 15,000 किलो, एक का 10,000 किलो है, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को तो उस रेशियो में बांट दो। फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो, कैसे? सेल्स वैल्यू जितनी भी है, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर कोई है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा हर एक प्रोडक्ट का। उस कंट्रीब्यूशन की रेशियो में आप फिक्स जॉइंट कॉस्ट को बांट दो, इस हिसाब से करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिवर्स कॉस्ट मेथड। रिवर्स कॉस्ट मेथड, सेकंड लास्ट मेथड, सॉरी। रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम लोग ये पढ़ते हैं कि वही उल्टी कॉस्ट शीट बनाओ, बस वहां बाय प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे थे या जॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे, वही उल्टी कॉस्ट शीट, बस वहां क्या है, वहां शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकलता है, यहाँ रेशियो इन विच जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अ पोर्शन वो निकलता है। तो हमने क्या करना है, एस्टिमेट सेल वैल्यू आउटपुट में से डिजाइन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें परसेंटेज दी होगी, वहीं से हम पहचान लेंगे कि भाई रिवर्स कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन है। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माइनस करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फिर एस्टिमेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे काट के आपकी एस्टिमेट वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, इस एस्टिमेट वर्क्स कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो तो रेशियो इन विच जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अ पोर्शन आ जाएगी। उल्टी कॉस्ट शीट बनाई, बस वहां बाय प्रोडक्ट में हम इसको शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कहते थे, इसमें इसको रेशियो इन विच जॉइंट कॉस्ट इज टू बी अ पोर्शन, इस रेशियो में अपने जॉइंट कॉस्ट को बांट देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी ऑफ आउटपुट मेथड। इसमें क्या होता है, ये मेथड अज्यूम करता है कि सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स कमा रहे हो, सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हो। का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ आपके जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट्स है सबकी सेल वैल्यू आउटपुट ले लो, उस सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या करो, उस सेल्स वैल्यू आउटपुट में से आप माइनस कर दो उस सेल्स वैल्यू आउटपुट में से टोटल जॉइंट कॉस्ट और टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जितनी भी है वो माइनस कर दो। तो जितनी भी सम ऑफ फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें से टोटल जॉइंट कॉस्ट और टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है माइनस करो, माइनस करके आपका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग वो आ जाएगा, ये टोटल जीपी। इस जीपी की रेशियो निकाल दो, इस टोटल एस्टिमेट जीपी को इस टोटल सम ऑफ फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ सारे जॉइंट प्रोडक्ट से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल दो। तो ये हमने निकाला एस्टिमेटेड टोटल फाइनल सेल्स वैल्यू से डिवाइड किया एस्टिमेटेड टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल फाइनल सेल्स वैल्यू आउटपुट, ये निकाल के हमने ओवरऑल जीपी निकाल लिया। अब इस जीपी
ये मेथड क्या मानता है कि सभी की सेम जीपी रेशो होगी, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज होगी। अब क्या करो, अब इंडिविजुअली जॉइंट प्रोडक्ट्स के अलग अलग कॉलम्स बना लो, इनके अलग अलग इंडिविजुअल सेल वैल्यू आउटपुट लिख दो। उस सेल वैल्यू आउटपुट में ये जीपी रेशो जो आपने निकाली है, ये वाली जीपी रेशो लगा के इससे जीपी निकाल लो। अप्लाइंग दिस जीपी रेशो, इस सेल्स वैल्यू को इनटू दिस जीपी रेशो करो, जो जीपी आएगा वो माइनस कर दो। माइनस करके आपकी जो है एस्टिमेटेड फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ आउटपुट आ जाएगी। इसमें से कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो माइनस करो, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, इसमें कभी कभी नेगेटिव शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ सकता है। किसी भी प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो उसका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट नेगेटिव आ सकता है, जो कि अपने आप में गलत है, जो कि अपने आप में सही नहीं माना जाता। तो ये इस हिसाब से हम लोग जो है इसको कर सकते हैं एज द केस में भी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग। गाइस, पहली बात, I have told you time and again that this topic is the most important topic for your practical life. If you ever want to do business or else, अगर आप कभी भी बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हो तो बहुत बहुत जरूरी है मार्जिनल कॉस्टिंग समझना। शुरू कर रहे हैं, लाओ यार इससे जरा लेके आओ। सो गाइस, सबसे पहली चीज मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, जल्दी से एक बार क्विकली रिकैप लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, कॉस्ट को बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करता है, दैट इज ए फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और स्टेप, और उस हिसाब से वो कॉस्ट को क्लासिफाई करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कॉस्ट के बिहेवियर को इस तरीके से एनालाइज करने की बात करते हैं कि हम लोग जो है ट्रू कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस कर पाए। तो कॉस्ट को पहले प्राइमरली दो कैटेगरीज में बांटते हैं, फिक्स और वेरिएबल। सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है या मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, लेट्स डिस्कस दैट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच वेरी विद द आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाता है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी, इन सब का सम, और साथ में वेरिएबल ओवरहेड्स। तो इन तीनों को आप मिला के प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हो। तो यू कैन कॉल दिस वे, ऐसे भी कहा जा सकता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। दिस इज व्हाट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। नहीं तो सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं, सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे आगे आने भी वाली वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाले तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 या इनटू फिर सेल्स कर दो, तो मैथमेटिकली सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करोगे तो सेल्स कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगा। तो ये सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को 100 माइनस पीवी रेशियो भी कहा जाता है, 100 माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको ये जरूर याद रखना है जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करें तो हमेशा ध्यान रखें कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको दी हुई है, दैट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैंने लिखवाया हुआ प्रैक्टिकल पॉइंट। पर अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हो, दैट बिकम्स कंप्लीट ओनली व्हेन यूनिट्स दी हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोले, लेट्स से मैं बोलता हूं भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 100 रुपए, सिंपल है। पर अगर मैं कहता हूं यूनिट्स, सुनो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 1 लाख रुपए, तो आई विल हैव टू टेल यू कि भाई ये 1000 यूनिट्स पे निकाला मैंने, 1000 यूनिट्स पे निकाला, तो फिर आप इसको इससे डिवाइड करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए निकाल लो, क्योंकि यूनिट्स बदलती रहे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलती जाएगी यूनिट्स बदलने से। तो इफ एवर he gives you variable cost per unit, that's a complete information, but if he gives you total variable cost, that becomes a complete information only when your variable cost when you are also given ki units kitni hai. Let's talk about the next thing, that is fixed cost. Fixed cost basically हमारी क्या हो गई, वो cost जो कि टोटालिटी में कांस्टेंट रहेगी 100% कैपेसिटी लेवल तक। और फिक्स कॉस्ट को अगर हम लोग कहें तो बेसिकली आपकी कोई भी रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स अगर फिक्स्ड है तो, इंश्योरेंस प्रीमियम, कई सारे सैलरीज, फिक्स जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें फिक्स कॉस्ट
को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। व्हाट इज मेंट बाय पीरियड कॉस्ट? इस पीरियड की कॉस्ट इसी पीरियड में चार्ज की जाएगी, अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसी वजह से हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को वैल्यू करते हैं, हमने जो अपनी इन्वेंट्रीज है उनकी वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो जैसे आप कॉस्ट शीट बना रहे थे, अभी फिर से कॉस्ट शीट बनानी होगी मार्जिनल कॉस्टिंग बिल्कुल एंड में, तो वो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, उसके बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं। क्या रहनी हो, तो फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट याद होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, सेल्स इंटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स या सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो ये सेल्स सेल्स कैंसिल, कंट्रीब्यूशन आ गया, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या फिर प्लस लॉस इज फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, ये वही चीज, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या प्लस लॉस इज फिक्स कॉस्ट। कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपको फिक्स कॉस्ट टोटल दी हुई है, इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट के हालात ऐसे होते हैं, यूनिट्स टोटल फिक्स कॉस्ट, जैसे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है लेट्स से 10 लाख रुपए, भाई 10 लाख रुपए है, चाहे यूनिट जितनी मर्जी हो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। लेकिन अगर कभी भी आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या होता है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती हैं आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल होती रहती है। टेक एन एग्जांपल, अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है इज लेट्स से एन एग्जांपल 1000 रुपए, या चलो 500 रुपए, 500 रुपए है, तो आई नीड टू टेल यू ये 500 रुपए मैंने 2000 यूनिट्स पे निकाला है। आई नीड टू टेल यू कि ये 500 रुपए जो है कॉस्ट पर यूनिट जो है ये मैंने 2000 यूनिट्स पे निकाला है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनेगी, क्योंकि 2000 इंटू 500 करेंगे तो ये मेरा 10 लाख रुपए आएगा। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इफ फिक्स कॉस्ट टोटल इज नोन, इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट इफ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज नोन, दैट इट इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अनलेस यूनिट्स जो है या लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है जिसपे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हुई है ये भी बताया हो, तब तक ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, या सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी कर सकते हो, इज कंट्रीब्यूशन। नहीं तो आपको ये पता ही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सेल्स इनटू पीवी रेशियो, बिकॉज व्हाट इज पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स सेल्स कैंसिल हो जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन ही बचेगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन 100, या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, या चेंज इन प्रॉफिट और लॉस अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, या 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कहा जा सकता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 या 100 माइनस पीवी रेशियो, या चेंज इन टोटल कॉस्ट। जितनी भी चेंज इन टोटल कॉस्ट हम लोग मान के चलते हैं, फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है, तो जितनी भी चेंज इन टोटल कॉस्ट है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ऐसे भी निकल सकती है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। देन कम्स ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, वैल्यू में भी निकाल सकते हो। बीपी अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पे यूनिट कर दोगे, और अगर आपने रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके आप इसको निकाल लोगे। देन कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट। धंधा जब शुरू होता है, नए धंधे में अक्सर सारी फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर हो पाती, तो बंदा कहता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन छोड़, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट छोड़, सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट ही रिकवर कर लो। तो कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कैश कंट्रीब्यूशन बाय यूनिट इज कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ये नए बिजनेसेस में आज की डेट में कंपटीशन के चलते लोग ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कहते हैं यार छोड़, ब्रेक इवन पॉइंट बाद में आता रहेगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशंस बाद में कवर करते रहेंगे, पहले कैश फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लें। तो कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको रुपीस में निकाल सकते हो, कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कैश कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस, या कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन कैश वाली पीवी रेशियो। व्हाट इज कैश फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कैश फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत तरीके से हो सकती है। एक तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को ऐसे भी निकाल सकते हो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो
माइनस फिक्स कॉस्ट, इट्स अगेन द सेम थिंग। अदरवाइज आप प्रॉफिट पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हेल्प से भी निकाल सकते हो। कैसे, समझो मेरी बात। सबसे पहले मैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार रिवाइज कराता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, नीचे दिया हुआ होगा, ये रहा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स या टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ऐसे करके आप इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, अभी अभी देखा था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। टोटल सेल्स कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर एक्चुअल प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर दो तो मैथमेटिकली फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो ये कैंसिल, तो ये आपका प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अकॉर्डिंगली अगर आपका ये आ गया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट, जो कि आप यहां देख रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट, बिकॉज सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, एंड ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। तो आप ऊपर लिख ही रहे थे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। देन आप अदरवाइज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल सेल्स जो भी सेल्स है माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने क्या किया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को कह सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स, ऑब्वियसली इनटू, अगर एक्चुअल सेल्स करूंगा इनटू पीवी रेशियो करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली आप देखोगे एक्चुअल सेल्स कैंसिल्ड, ये एक्चुअल सेल्स ये और ये कैंसिल्ड, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये वाला आ तो गया। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। एक ही बात को कई तरीके से मैंने आपको जब करा रहा था तो कई तरीके से उस टाइम पे बनवाया था, यहाँ सारे के सारे इकट्ठे लिख दिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमारा हो गया। नेक्स्ट फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है सेल्स टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट, अभी देख ही लिया था हमने। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अगर रुपीज में निकालना है अपॉन पीवी रेशियो, और यही अगर आपने यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अदरवाइज आप चाहो तो ब्रेक इवन पॉइंट प्लस डिजायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, डिजायर्ड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो डिजायर्ड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिजायर्ड, तो डिजायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। फिर हो सकता है सेल्स टू मीट इंक्रीज एक्सपेंडिचर, कि भाई मेरे खर्चे और बढ़ने वाले हैं, तो जितना भी इंक्रीज एक्सपेंडिचर है डिवाइड बाय पीवी रेशियो, इस हिसाब से आपको इतना और एडिशनल सेल्स कर लेनी चाहिए। मैंने एक पेन वाला क्वेश्चन कराया था, रे पेन वगैरह वाला, उसमें अगर आपको करना हो, मतलब कई प्रेजेंटेशन से कर सकते हो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं तो एडिशनल सेल्स जो है, आप ऐसे कह सकते हो एडिशनल सेल्स पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करनी है, तो ये नीचे वाला है। अगर बंदा कहता है नहीं नहीं मेरे को फिक्स कॉस्ट के साथ साथ मुझे जो है कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, भाई मैं धंधा प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, तो एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड इज एडिशनल जितना भी आपका फिक्स कॉस्ट है डिवाइड प्रॉफिट के साथ ऐड करके डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देन कॉस्ट को हम लोग फिक्स और वेरिएबल के अलावा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन सेमी वेरिएबल को मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिक्स और वेरिएबल में कैटेगराइज कर देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। अब आप टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू आउटपुट करके माइनस कर दोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब इस फिक्स कॉस्ट को, ये सेमी वेरिएबल वाली फिक्स कॉस्ट को आप टोटल फिक्स कॉस्ट में मर्ज कर दो, और इस जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इसको वेरिएबल कॉस्ट में मर्ज कर दो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाकी के साथ, और उस हिसाब से अपना नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग खेलते रहो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। हमने अभी तक देखा नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिन्हें पता हो ब्रेक इवन पॉइंट को वहां ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अदरवाइज देन दैट यहां जो है हम लोग कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी देख चुके हैं। अब देखते हैं कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जैसा मर्जी कह दो, ये यूनिट्स में आ जाएगा। रुपीज में निकालना है तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा पीवी रेशियो, ठीक है जी, डिफरेंस इन पीवी रेशियो, एक्स्ट्रा पीवी रेशियो, या सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ऐसे करके आपका निकाला जा सकता है। कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
अगर आपके पास मोर देन वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस है, तो ये इसको इंडिफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। वी आर इंडिफरेंट एज टू कौन सा प्रपोजल चूज करें, क्योंकि भैया हमें दोनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दोनों में सेम टोटल कॉस्ट आ रही है, दोनों में सेम प्रॉफिट आ रहा है। तो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट में वी आर इंडिफरेंट एज टू विच वन टू चूज, इसीलिए इसको इंडिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं लोग। देन उसके बाद मोर देन कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हो तो जिसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम है वो बेटर होगा, और लेस देन कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हो तो जिसकी लेसर फिक्स कॉस्ट है वो आपको प्रेफर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक प्रपोजल है जिसकी फिक्स कॉस्ट है 10 लाख रुपए, दूसरा प्रपोजल है जिसकी की फिक्स कॉस्ट है 12 लाख रुपए, तो हमें एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी खर्च करनी पड़ेगी? 2 लाख रुपए। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहें तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम लोगों ने ये प्रपोजल चूज किया, 2 चूज किया उसके अगेंस्ट, तो 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने से हमें 2 लाख नुकसान होने से 10 रुपए पर यूनिट बचेगा भी। इसका मतलब 20,000 यूनिट्स हमें बच जाएंगे। 20,000 यूनिट्स पे जो है हम लोग ये 2 लाख रुपए जो है रिकवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने 20,000 यूनिट्स जो है ये हम लोगों ने कह दिया क्या चीज, दिस इज 20,000 यूनिट्स इज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। तो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने निकाला। फिर इसके बाद हो सकता है आपसे पूछे ऑपरेटिंग लेवल ऑफ बिजनेस कि यार सुनो मेरी कैपेसिटी ना 10,000 यूनिट्स की है, अच्छा मैं ना भी 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, अच्छा 80% हो गया भाई। अच्छा नहीं सुन, मैं ना 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है 2500 यूनिट्स पे है, अच्छा इसका मतलब ये है 25% ऑफ द कैपेसिटी पे तुम ब्रेक इवन कर जाओगे, क्या बात है। लाइक दैट हो सकता है ऑपरेटिंग लेवल ऑफ बिजनेस बनाने को बोले, निकालने को बोले, या फिर ब्रेक इवन लेवल ऑफ बिजनेस निकालने को बोले तो आप कर सकते हो। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसीजन मेकिंग का टूल, की फैक्टर्स, केस फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर। हो सकता है कोई चीज हो जो कि मैनेजमेंट को अनलिमिटेड सप्लाई में ना हो, बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड सप्लाई में नहीं होती हैं, तो वो रोक दे हमें एक्सपेंशन से बढ़ने से आगे। तो अगर मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में हो, इसमें डिसीजन मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल इस बेसिस पे चॉइस करते हैं, जिसका भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल है वो हम लोग चूज करेंगे। नंबर 1 स्किल्ड लेबर अगर शॉर्ट सप्लाई में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर्स इस तरीके से करेंगे, पर लेबर आवर। मशीन कैपेसिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। सेल्स क्वांटिटी इज इन शॉर्ट सप्लाई की भाई इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेच सकते तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल्स वैल्यू इज द लिमिटिंग फैक्टर तो पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वैल्यू इनटू 100 करके आप देख सकते हो। बेसिकली आपने रैंकिंग करनी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय की फैक्टर, हाईएस्ट टू लोएस्ट आपने उसको रैंक करना है और उसके बेसिस पे आपने चॉइस करनी है। देन कम्स अनदर एरिया जो कि एग्जाम में वैसे कम ही आता है, ब्रेक इवन चार्ट। अब ब्रेक इवन चार्ट बहुत तरह के हैं। एक तो सिंपल ब्रेक इवन चार्ट है, इसमें क्या है, सिंपल ब्रेक इवन चार्ट में भैया हम लोग ये कह रहे हैं ये हमारी फिक्स कॉस्ट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आउटपुट जितना मर्जी हो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ये हमारी सेल्स लाइन है जो कि यहां से चालू हो रही है कि भाई एक यूनिट बिकी, लेट्स से 500 रुपए आ गए, एक और बिकी 500 और आ गए, 1000 हो गए, एक और बिकी 500 और आ गए, 1500 हो गए, ऐसे केस में भी। फिर टोटल कॉस्ट लाइन बनती है विच इज शोइंग द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये रहा हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट लाइन आती है। जहां पे भी हमारी टोटल कॉस्ट लाइन हमारी सेल्स लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू भी निकाल सकते हो, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट, इसी तरीके से फिर आप प्लॉट करना चाहो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी प्लॉट कर सकते हो। लेट्स से आपकी एक्चुअल सेल्स इतनी है, एक्चुअल सेल्स इतनी है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लॉट हो जाता है। वैल्यू इस तरीके से एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम भी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉल्यूम निकल आता है। जो ये हमारा गैप है इसका सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन का, इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज प्रॉफिट एरिया। भगवान न करे इससे नीचे हो तो यहां लॉस होगा। ये जो एंगल बन रहा है इसके बाद, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बनता है हमारी सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट लाइन को कट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना वाइड होगा, बेसिकली पीवी रेशियो जिसकी ज्यादा होती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वाइड होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एकदम से उसके प्रॉफिट जो है शूट अप करते हैं, तो एज द केस में भी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक इवन। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट भी प्लॉट दिखा दिया कि भाई मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट इतनी थी, अगर मेरी एक्चुअल सेल्स इतनी है तो इसमें ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो ये मेरा जो है प्रॉफिट एलिमेंट है। लाइक दैट आप ऐसे कह सकते हो, सेल्स में से अगर मैं ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ और फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ तो ये प्रॉफिट बचता है। लाइक दैट ऐसे निकाला जा सकता है। एक और तरह इससे चार्ट बन सकता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, यहां आ जाता है प्रॉफिट और लॉस,
यहां एक्स एक्सेस पे आ जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स या वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रॉफिट और लॉस। तो हम क्या कहते हैं, अगर ये शुरुआत कहां से होती है, फिक्स कॉस्ट से। जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है भाई, अगर 0 यूनिट्स हुई, 0 यूनिट्स हुई, तो 0 यूनिट्स पे अपना फिक्स कॉस्ट के जितना लॉस होगा। लेकिन जैसे जैसे ये जो लाइन है, इसको प्रॉफिट वॉल्यूम लाइन भी कहा जाता है। ओए लाइन, सॉरी, प्रॉफिट वॉल्यूम लाइन, या इवन इसको कंट्रीब्यूशन सेल्स लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये वॉल्यूम है, और ये लाइन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बढ़ रही है। लेट्स से सेलिंग प्राइस है 500 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 300 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन है 200 रुपए। लेट्स से मेरी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए। तो अगर भगवान ना करे, अगर 0 यूनिट हुई तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन 1 यूनिट बिकी, 200 रुपए रिकवर हो जाएगा। एक और यूनिट बिकी, 200 रुपए, और 200 200 200 करके 200 200 करके आप 2 लाख जो है 1000 यूनिट्स, ये जो है ये हमारे 1000 वॉल्यूम पे ब्रेक इवन कर जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स को रिलेट कर रहा है, या आप प्रॉफिट और वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है। इसीलिए जो टर्मिनोलॉजी आपने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इफ यू आर वंडरिंग कि ये टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम नाम कहां से आया, वो इसी चार्ट से आया। ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट क्यों कहते हैं, ब्रेक इवन सेल्स होती है क्योंकि वो ग्राफ पे एक पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, वॉल्यूम, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है। ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है आपके वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ। ये कंट्रीब्यूशन 1000 सॉरी, आई एम सॉरी, ये 1 लाख नहीं, 1000 यूनिट्स है। 1000 यूनिट्स पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे को 1 यूनिट से 200 रुपए कंट्रीब्यूट होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है 1000 यूनिट्स पे 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाएगा। इससे ऊपर प्रॉफिट होगा। ये जो इसके बाद अगेन ये जो बन रहा है, दिस इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वाला और ये वाला सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस हिसाब से जितना ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होगा, उतना ज्यादा ये वाइड होगा, जितना कम होगा उतना ये नैरो होगा, एज द केस में भी। देन कम्स कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप बनाते हो, बेचते हो, तो उस केस में कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट बनाया जा सकता है, मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जा सकता है। इसमें हम लोगों ने, मैंने आपको कई तरीके से कराया था, अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैंने 3-4 प्रेजेंटेशन दी थी। सबसे फेवरेट एक्स ओके होती है कि टेक एन एग्जांपल, यार हम लोग ना एक पेन बेच रहे हैं डीलक्स, एक बेच रहे पॉपुलर। इसका वॉल्यूम भाई डीलक्स अगर 2 बिकता है तो पॉपुलर जो है 8, चलो 3 बिकते हैं, पॉपुलर 3 बिकते हैं, ये 2 बिकते हैं तो ये 3 बिकते हैं, डीलक्स और पॉपुलर। तो आपने कहा चल यार ये 2x है, ये 3x है, ऐसे करके चल लो। या इसको ये आप 0.5, सॉरी 1 और 1.5 की रेशियो भी कह सकते हो, ये 1:1.5। तो चल भाई ये x है तो ये 1.5x है, जैसे मर्जी। तो आपने जो है ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी एक प्रोडक्ट की, छोटे वाले की आपने x ले लिया, दूसरे वाले की 1.5x या 3x, उसको 2x जैसा भी है वो लेके, फिर अल्टीमेटली गेम क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कहां होता है, जहां टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ऑल फिक्स, ऑल प्रोडक्ट की शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसे करके करेंगे, x की वैल्यू फिर आ जाएगी, आप कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स जो है आप निकाल सकते हो। नहीं तो अल्टरनेटिवली बजटरी कंट्रोल को कराते समय मैंने वहां पर भी कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि चल यार एक काम करो, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर लो, सेल्स ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर लो, एक कॉम्पोजिट पीवी रेशियो ले लो, और ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉम्पोजिट या ओवरऑल पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आ जाएगा ओवरऑल, एज द केस में भी। तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि हमारी सेल्स जो है किसी ना किसी रेशियो में होती है, किसी ना किसी प्रोपोर्शन में होती है। ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन चार्ट मैं नहीं एंटिसिपेट करता अभी तक, एक्चुअली क्या ब्रेक इवन चार्ट्स पे फोकस नहीं है। आईसीआई की अगर बात करूं तो उनका फोकस रहा ही नहीं है। पहले तो बेसिक तो पूछ लो, 30 इयर्स, पिछले 30 इयर्स 60 अटेम्प्ट्स में एक भी बार ब्रेक इवन चार्ट नहीं आया, कभी भी नहीं आया। पर मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आ सकता, कभी आ गया तो फिर आप कहोगे यार आपने यही कहा था नहीं आया तो हम छोड़ गए। छोड़ना कुछ नहीं है, बट हाँ फोकस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए अब ये जो कॉम्पोजिट है मैं पहले एंटिसिपेट करता हूं कि भाई बाकी पूछ ले पहले, और अदर कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट, ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट जो है ये मैंने आपको अपनी तरफ से, आपके स्टडी मटेरियल में मेंशन नहीं है बट यूज हो जाता है।
तो इसलिए कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया था, समझाया था, तो स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट वो बाकी चीजों में कनेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड टू नो। बट अभी रिवीजन करते समय उसको बहुत जल्दी भागूंगा मैं। तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन चार्ट वही चीज है कि भाई हमारी जो सेल्स है, ये ओवरऑल पीवी रेशियो, ये हमने कैसे निकाला ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, ये ऐसे ही निकाला, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। ऐसे करके हम लोग जो है इसकी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स है उनकी। नहीं तो आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन एलिमेंट है उसको पहले प्लॉट करो, फिर सेकंड को प्लॉट करो, फिर थर्ड को प्लॉट करो। ये वाला सेम क्वेश्चन, सेम ग्राफ वाला मैंने आपको कराया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का चार्ट है। नाउ कॉस्ट ब्रेक इवन चार्ट में क्या होता है भाई, एक से ज्यादा प्रपोजल, जैसे अभी हमने कहा था एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये वही चीज है। हम लोगों ने क्या करनी है, हमने यहाँ ये एक फिक्स कॉस्ट लाइन पहले प्रपोजल की, फिक्स कॉस्ट लाइन दूसरे प्रपोजल की पोस्ट करनी है। अब जनरली जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होती है ना, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है। जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होती है उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है ज्यादा होती है जनरली। तो ये लाइन 1 और ये लाइन 2 होना चाहिए एनी हाउ। तो ये क्या है, यहां पर जो है ये जैसे जैसे ये फिक्स कॉस्ट लाइन 1, यहां ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1। ये टोटल कॉस्ट जो इसकी टोटल कॉस्ट है, जहां हमारी मीट करे किससे, टोटल कॉस्ट लाइन ऑफ सेकेंड वाला, दैट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2। इसकी वेरिएबल कॉस्ट जनरली कम होती है, तो जहां मीट करे दैट इज कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। आप चाहो तो इसको वैल्यू में भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको वॉल्यूम में या यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मर्जर ऑफ प्लांट्स का अगर सवाल आ जाए कि भाई अगर एक से ज्यादा प्लांट्स हैं उनको हम लोग मर्ज कर रहे हैं, तो उसके स्टेप्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, वही चीज है कि भाई हम लोगों ने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने निकालना है इस केस में मर्जर ऑफ प्लांट के बाद, तो पहली चीज तो क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है मर्जर। इस केस में आपकी जो भी प्लांट्स हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया एक को यूज करो दूसरे को ना यूज करो। तो ऑप्टिमल जो है हम लोगों ने गेम कैसे खेलनी है, कोई भी प्लांट जो है उसको कम कैपेसिटी पे काम नहीं करना, हमने ऐसे करना है कि यार वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बिगर ब्रांड एंड हेंस वी आर कमिंग टुगेदर। तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहली चीज इसमें हम लोग मर्जर ऑफ प्लांट में 100% कैपेसिटी पे अपनी सेल्स रेवेन्यू ऑफ ऑल दी प्लांट, जितने भी प्लांट्स है, प्लांट ए प्लांट बी, फैक्ट्री है फैक्ट्री बी, वो सेल्स रेवेन्यू एट 100% कैपेसिटी एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी निकालते हैं, एंड ओवरऑल एक पीवी रेशियो निकालते हैं कंबाइंड आफ्टर मर्जर का कि भाई 100% कैपेसिटी पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या होगा आफ्टर मर्जर का, 100% कैपेसिटी हम अचीव कर गए, और कंबाइंड सेल्स वैल्यू क्या होगी। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट ऑफ आफ्टर द मर्जर जितनी भी है, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो, आपने इस तरीके से करना है, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो। और अगर वो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने को बोलता है तो कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आफ्टर मर्जर प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर बारी आती है ब्रेक इवन पॉइंट इन स्टेप फिक्स कॉस्ट। गाइस अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात करूं, मैंने आप लोगों को एक कल्याण यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन कराया था, और इवन हमारे उसमें भी क्वेश्चन था बजटरी कंट्रोल में कि भाई हम लोग स्कूल बस लेके जा रहे हैं निक्को स्टेडियम और न जाने कहां, वो नेहरू पार्क है, पता नहीं कौन सा पार्क, निक्को पार्क, आई डोंट रिमेम्बर, प्लानिटोरियम, ये वो जा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है, स्टेप कॉस्ट थी कि बस लेके जाएंगे, बस अप टू 50 तक अकोमोडेट कर सकते हो, उसके बाद फिर एक और बस चाहिए होगी। अब चाहे आप 50 बच्चे लेके जाओ, 20 लेके जाओ, 30 लेके जाओ, बस तो पूरी एक लेके जानी पड़ेगी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहली चीज जो पहला स्टेप है, हम स्टेप कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में मर्ज कर देते हैं। हम कहते हैं भाई स्टेप कॉस्ट को एक काम करो वेरिएबल कॉस्ट की तरह ले लो, उस हिसाब से आप फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय जो भी है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस स्टेप कॉस्ट पर यूनिट, ये निकाल के आपने ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स निकाल दी। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि इतनी यूनिट्स पे अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी, तो भाई इतने में जितने स्टेप्स हो गए हैं वो तो लगने ही लगने हैं। तो अब एक काम करो, अब स्टेप कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट की तरह ले लो कि भाई स्टेप कॉस्ट जो ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए जितने स्टेप्स लगने हैं वो एक काम करो वो भी फिक्स कॉस्ट में मर्ज कर दो। तो जो आपकी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट थी यही वाली प्लस जो स्टेप कॉस्ट थी, इनको एट ब्रेक इवन पॉइंट ये सम अप करो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो, तो ये आपका जो है दिस विल बी योर अगेन
ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर ये अगला स्टेप नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, इफ इट डज नॉट एक्सीड, फिर से एक और स्टेप नहीं बढ़ाता है, तो यही ब्रेक इवन पॉइंट है, कहानी खत्म। और अगर वो एक और स्टेप एक्सीड हो जाता है, तो फिर से आपने स्टेप कॉस्ट जो है, आपने एक और स्टेप की कॉस्ट यहां पर ऊपर लेके फिर करनी है, जैसा कि आप लोगों ने वो बजटरी कंट्रोल वाले क्वेश्चन में अगर किया हो, तो उसमें इस तरीके से किया जा सकता है एज द केस में भी। बट हाँ, जो कल्याण यूनिवर्सिटी वाला था उसको उसी स्टेप में हो गया था, याद होगा, समथिंग लाइक 1111.11 स्टूडेंट्स आए थे, कैंडिडेट्स इतने, उनका टेस्ट कर रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं हम लोग, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इसी में स्टेप कॉस्ट वाले में सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट लेना है, उसमें सेकंड पार्ट यही था, तो आप क्या करेंगे, अगेन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस स्टेप कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की तरह लेके, वेरिएबल कॉस्ट की तरह लेके निकाल लो। अब ये जितने भी आपका सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट की यूनिट्स आई हैं, इसकी यूनिट्स के हिसाब से अब आप क्या करो, स्टेप कॉस्ट जितने भी स्टेप्स बन गए उतनी स्टेप कॉस्ट भी आप फिक्स कॉस्ट में मर्ज कर लो, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और अगेन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब रेवेन्यू माइनस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेके चलो। अब बढ़ते हैं आगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग, कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, कौन सा नहीं है, आप लोगों को देखना चाहिए। द कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं संक कॉस्ट, याद है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। संक कॉस्ट इज इररिलेवेंट, संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कॉस्ट पास्ट में हो चुकी है, संक कॉस्ट एक ही चीज है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आ जाए यार, दिस इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये ऑलरेडी आप रिसोर्स खर्च कर चुके हो, ये हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता, दीज आर गॉन। अच्छा, इसी तरीके से फिर हमारी होती है एक कमिटेड फिक्स कॉस्ट, ये कमिटेड है, ये हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी, हमने एक जगह किराए की ली हुई है, जा रहा है किराया, जाता रहेगा, चाहे अब हमारी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह में इसका 10% एरिया खाली है, किराया जा रहा है, जाता रहेगा। अब इस जगह का किराया टोटल 10 लाख रुपीज है, यहां पर आपने 1 लाख रुपया पोर्शन किया, अब ये 1 लाख रुपए भैया जा रहा था, जा रहा है, जाता ही रहेगा, इट इज हेंस इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो है हमारे लिए कंसिडरेशन के लिए नहीं है रेलिवेंट। So what we are talking about is committed fixed cost is irrelevant for decision making because it has already been committed by the management. लेकिन अगर इस जगह की कोई अपॉर्चुनिटी हो, या हमारी जो संक कॉस्ट है या हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी हो, हमारे पास कोई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर हम ये कहें यार सुनो मेरी बात, मैं ना रिसर्च के खर्चे कर चुका था, वो तो संक कॉस्ट है भाई, रिसर्च के मैं ऑलरेडी 5 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, वो तो संक कॉस्ट है, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। लेकिन अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया, तो मेरे पास जो रिसर्च के पेपर, रिसर्च का मटेरियल, रिसर्च के इक्विपमेंट्स पड़े हैं, मैं उनको बेच सकता हूं और मुझे 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो दैट इज रेलिवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, या सेक्रीफाइस जो करेंगे, जो बेनिफिट फॉरगॉन होगा, अगर हमने ये एक्सेप्ट किया कि भाई बनाते हैं तो वी लूज दैट 1 लाख रुपीज। अगर हम बनाते हैं तो जो हमने रिसर्च के खर्चे किए थे वो तो हो चुके हैं, वो तो इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। लेकिन अगर हमने ये बनाते हैं वो अगर हमने रिजेक्ट किया, नहीं यार मैं नहीं बना रहा, तो उस केस में मैं इसके रिसर्च पेपर, रिसर्च इक्विपमेंट, रिसर्च मटेरियल बेच दूंगा और मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो अगर बनाता हूं तो मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन 5 लाख रुपए जो मैं रिसर्च के खर्च कर चुका था वो तो हो चुके, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट, दैट इज गॉन, दैट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। टेक अनदर एग्जांपल, ये वाली जगह है, इस जगह का किराया कमिटेड है, दिस कमिटेड फिक्स कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन इस जगह का मेरा ऑल्टरनेटिव यूज है, मैं यहां अपने एम्प्लॉइज की पार्किंग करवा लेता हूं। अब अगर मैं अपने एम्प्लॉइज की पार्किंग बाहर करवाऊंगा और इस जगह को यूज करना चाहूं, नए प्रोजेक्ट में लगाना चाहूं, यहां पे कुछ मेक करना चाहूं, यहां पर कुछ धंधा करना चाहूं, तो ये पार्किंग बाहर खड़ी होगी और उस पार्किंग बाहर खड़े करने के मुझे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस स्पेस। तो जो भी मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस के लिए, दैट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बट जो कमिटेड फिक्स कॉस्ट है वो इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग है। देन कम्स शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या होता है यार, देखो मेरी बात सुनो, आपका ये शट डाउन और कंटिन्यू के डिसीजन में आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अक्सर इकोनॉमी में स्लंप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटली मैं बोलूं, प्रेजेंटली इकोनॉमी में स्लंप आना शुरू हो चुका है, हालत खराब हो रही है, बैंक्स जो हैं, एक बैंक फेल हो गया है, अदरवाइज देन दैट जो है अगर मैं बोलूं तो कई बिजनेसेस, अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, आपको सबको पता ही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो धंधा करना बड़ा मुश्किल है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो इस सिचुएशन में शट डाउन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो शट डाउन कॉस्ट का फंडामेंटल ये है कि अगर टेम्परेली शट डाउन करोगे, इफ वी शट डाउन आर प्रोजेक्ट टेम्परेली, तो भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होगी। टेक एन एग्जांपल, या टेम्परेली कर लो, हमेशा के लिए नहीं कर रहा,
ठीक है जी, टेम्परेली कर रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं कर रहा, थोड़े टाइम के लिए कर रहा हूं। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, इकोनॉमी में स्लंप है। अब आयरन एंड स्टील फैक्ट्री अगर अपना धंधा करती रहेगी और आयरन एंड स्टील बनाती रहेगी, फिक्स कॉस्ट खर्च करती रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट खर्च करती रहेगी और माल भी नहीं बिकेगा, तो दैट इज एब्सर्ड एंड एब्सोल्युटली फूलिश। तो ऐसा बहुत सारी कंपनीज, इवन टाटा स्टील ने भी किया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स, कि कई बार तो क्या होता है वो अपनी कैपेसिटी से मतलब कम 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 काम करते हैं। कई बार क्या होता है, एक उन्होंने एक कोरस नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था यूके में, उन्होंने उसको, उसका एक टेस्ट साइट जगह है, उसका टेस्ट साइट का प्लांट उन्होंने बंद कर दिया था कि भाई चलो देखते हैं एक बार इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ जाए, नहीं बढ़ी। एंड देन दे हैड टू इवेंचुअली सेल दैट प्लांट, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमी जो है सुधर ही नहीं रही थी, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने, जो यूके गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा तुमने चलाना है तुम चलाओ, नहीं तो किसी को बेचो, कोई और चलाए। ऐसे नहीं होगा कि तुम शट डाउन करके बैठे हो। अब शट डाउन करके बैठते हैं में क्या है, इनकी फिक्स कॉस्ट, कुछ फिक्स कॉस्ट तो जानी जानी है। टेक एन एग्जांपल, रेंट ऑफ द स्पेस तो जा ही रहा है, इनका फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल ये तो जा ही रहा है, इनके इसके अलावा वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जा ही रहा है, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम तो हो ही रहा है, आपका डेप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, आपके फिक्स एसेट्स का ये तो हो ही रहा है। बट इफ वी कंटिन्यू, ध्यान से सुनना, इफ वी कंटिन्यू देन इन दैट केस व्हाट दीज कॉस्ट, इफ वी कंटिन्यू, तो उस केस में क्या होगा, विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड। ये इररिलेवेंट है भाई, ये क्या पाप कर रखा है, दोस कॉस्ट व्हिच विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड, ये इररिलेवेंट है भाई, शुक्र है भगवान का मैंने देख लिया, अभी मैं बताना ही वाला हूं। तो अब इसमें क्या है, ये वाले खर्चे हैं, टेक एन एग्जांपल, ये वाले खर्चे जो हैं शट डाउन कॉस्ट, की भाई तू शट डाउन कर तो भी ये हो ही रहे हैं, शट डाउन कर तो भी ये हो ही रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख रुपए के खर्चे हैं, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू कर दूं, कंटिन्यू करूं तो भी ये 10 लाख हो ही रहा है, इफ आई कंटिन्यू देन ऑल्सो 10 लाख हो रहा है, और साथ में मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय कॉस्ट खर्च करूंगा, सुपरवाइजर की तनख्वाह, ऑपरेटर्स की तनख्वाह, उसके लिए मेरे को 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दिस इज आउट ऑफ पॉकेट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दिस इज रेलिवेंट। जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है दैट इज रेलिवेंट, द कमिटेड कॉस्ट, ये तो भाई तुम्हारा शटडाउन आपने किया तो भी ये हो ही रहा है, दिस इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंटिन्यू करूंगा, इफ आई डू नॉट शट डाउन, आई कंटिन्यू, ध्यान से सुनना, इमेजिन करना, इफ आई कंटिन्यू my plant, I will incur 15 lakh fixed cost. If I temporarily shut down for 1 year or so, I will still incur 10 lakh rupees fixed cost. So which fixed cost is relevant? Only 5 lakh. तो बंदे क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन में, बहुत सारी आयरन एंड स्टील और बहुत सारी कंपनीज जिनका साइक्लिकल बिजनेस है, वो अक्सर कई बार लॉस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार अगर शटडाउन भी करूंगा, धंधा फॉरएवर तो बंद नहीं कर रहा मैं, कंपनी तो बंद नहीं कर रहा, फॉरएवर तो कंपनी बंद नहीं कर रहा, फॉर द टाइमिंग बंद कर रहा हूं, शटडाउन टेम्परेरली कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, कौन सी फिक्स कॉस्ट मैं सेव कर लूंगा, द फिक्स कॉस्ट दैट आई कैन सेव, वो मेरी अगर कवर हो जाए, अगर मेरी 5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए जो मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूं, तो I'll say we should continue if I am able to generate this much contribution that I am able to recover my 5 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट, वो मैं इस केस में रेलिवेंट है, ये मेरे लिए ये 5 लाख रुपए रेलिवेंट है। इसको हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नोशनल कॉस्ट वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है, इट इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नोशनल कॉस्ट की भाई मेरी नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं ये रिसोर्सेज वहां की जगह ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में लगाऊं, यहां नहीं वहां लगाऊं, तो उस केस में मेरे को बेनिफिट होगा, दिस इज दिस। देन कम्स, मैं ऑलरेडी वैसे स्टेप कॉस्ट से रिलेटेड आपको पीछे बता ही चुका हूं। स्टेप कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट जो कि एक रेंज तक कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ जाती है, फिर स्टेप, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। तो स्टेप कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच विद अनलिमिटेड रेंज, वो जो है कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ती है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती हैं। तो इट इज नॉट वेरिएबल पर यूनिट, इट इज वेरिएबल पर स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वो एग्जांपल कराया था कल्याण यूनिवर्सिटी वाला, 50 कैंडिडेट्स तक एक सुपरवाइजर, 50 से अगले 50 के लिए एक और सुपरवाइजर, अगले 50 के लिए एक और सुपरवाइजर, अगले 50 के लिए एक और सुपरवाइजर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट इज वेरिएबल पर स्टेप, बट इट इज नॉट वेरिएबल एज सच पर से टोटलिटी में। तो हम लोग फिक्स कॉस्ट भी ले सकते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी ले सकते हैं, अगर इसी रेंज के अंदर रहेगा तो उसको फिक्स कॉस्ट में घुसा देते हैं, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं, एज द केस में। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट एरिया इज मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो है इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नथिंग बट जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नथिंग बट जो आप कॉस्ट शीट बनाते हो, और कॉस्ट शीट बनाने में आप अपने फिक्स और वेरिएबल खर्चे दोनों चार्ज करते हो। तो जैसे आपकी नॉर्मल कॉस्ट शीट बनती है, सोचो हम लोग, और नॉर्मल कॉस्ट शीट किस पीरियड की? पिछले पीरियड की, जो हो चुका है उसकी कॉस्ट शीट। भाई डायरेक्ट मटेरियल इतने लग चुके हैं, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। भाई डायरेक्ट लेबर इतनी हो चुकी है, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग इतना हो चुका है। यहां लेते हैं एब्जॉर्ब, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग, आपको पता ही है, हम लोग फिक्स ओवरेज जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ओवरेज के चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा हुआ था, फिक्स ओवरेज हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे फिक्स ओवरेज है 10 लाख रुपए और मेरा बजटेड आउटपुट है 1 लाख यूनिट्स, और लेट्स से मैंने 1 लाख यूनिट्स मेरा बजटेड आउटपुट है, लेकिन मैंने इस बार सिर्फ 90,000 यूनिट्स बनाई हैं। तो मेरे ओवरेज एब्जॉर्ब कितने हुए? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए एब्जॉर्ब वो यहां पर आ जाएंगे। फिर इस तरीके से वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज होते नहीं है जनरली, प्रैक्टिकली वेरिएबल जनरली होते नहीं है वेरिएबल। हाँ, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एब्जॉर्ब ये जरूर हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज यूजुअली फिक्स ही होते हैं, वेरिएबल नेग्लिजिबल, कहीं विरला कोई केस बना दे तो बना दे। दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करेंगे, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करेंगे, अगर आपका कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और साथ में कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये वाले जो हैं, ये अगर आपके जैसे ये 1 लाख अंडर एब्जॉर्ब थे, आप देखो ना मेरे इनकर तो 10 लाख हुए हैं, फिक्स खर्चे हुए तो 10 लाख हैं, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब कितने किए हैं? 9 लाख। तो 1 लाख जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो यहां पर चार्ज होंगे, अंडर एब्जॉर्ब्ड वो ऐड होंगे। अंडर एब्जॉर्ब्ड इज एडेड, ओवर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। सोचो अब मैंने 1 लाख यूनिट्स बनानी थी, मैंने क्या कर दिया भाई साहब, मैंने 1,20,000 यूनिट्स बना दी। मैंने क्या कर दिया? 1,20,000 यूनिट्स बना दी। तो भाई मैं तो एक यूनिट पे एब्जॉर्ब कितना कर रहा था? 10 रुपए। तो 1,20,000 यूनिट्स पे कितने एब्जॉर्ब कर गया? 12 लाख। और मेरे लेकिन फिक्स ओवरहेड्स हैं, तो मेरे तो खर्चा तो यही हुआ 10 लाख, और मेरे एब्जॉर्ब कितने हो गए? 12 लाख। तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ये 2 लाख जैसे माइनस हो जाएंगे। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऐड कर दोगे कॉस्ट में कि भाई हमने एब्जॉर्ब जो किए वो कम किए, चार्ज जो किए कम किए, ओवर एब्जॉर्ब मींस ज्यादा चार्ज कर दिए। ऐसे करके आप जो है इनको माइनस कर दोगे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल, फिक्स, वेरिएबल जितने इनकर्ड है वो सारे के सारे चार्ज कर दो, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स जो है और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। आगे फिर बढ़ते हैं। आप इनकम स्टेटमेंट यही मार्जिनल कॉस्टिंग की बनाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, अब मैं इसी केस में अगर आपको बताऊं तो ठीक है, सेल्स तो ठीक है, सेल्स तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट है, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये नहीं आएगी, दिस विल नॉट कम। फिक्स ओवरहेड्स अब्सॉर्ब नहीं होते, ये वेरिएबल हैं, आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे। तो ये जो आएगा ये वेरिएबल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होगी। तो इस तरीके से अगर कोई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वो तो आपको पता ही है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करोगे तो ये आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। एज द केस में भी ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये किस पे वैल्यू होंगे? दीज विल बी वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग में वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर इसके बाद क्या होगा? वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो आएंगे। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की तो बात ही नहीं, हम तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखोगे सेल्स में ये हमने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये इस पे वैल्यू हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई वेरिएबल है तो ऐड किए, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आपको बताइए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है मार्जिनल कॉस्टिंग की? कैसे बनती है? आप ऐसे कहते हो सेल्स, सेल्स में से आप माइनस कर दो, सेल्स में से आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपका बचेगा कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट जितनी भी इनकर्ड है, इस पीरियड की फिक्स कॉस्ट इसी पीरियड में चार्ज होगी, हम लोगों ने नेक्स्ट पीरियड में नहीं कैरी फॉरवर्ड करना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ले लेता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लेता है तो उस हिसाब से जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए लेने में अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रिकंसिलिएशन करने को आ सकता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो प्रॉफिट्स दोनों से मेथड से सेम ही रहेंगे। डिफरेंस होता ही किस वजह से है, क्योंकि हम फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कर देते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते हैं। इस वजह से हमारी जो स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो हमेशा कम वैल्यू का होता है। हमारा स्टॉक इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑलवेज लेसर वैल्यू देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अब डिपेंड करता है, आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बराबर है फिर कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर सेम है, प्रॉफिट इक्वल रहेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उस केस में प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा होगा अगेंस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से तो उस केस में, या प्रोडक्शन सेल से ज्यादा है तो उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है कम होगा देन द मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट। प्रैक्टिकली आपने इनके क्वेश्चंस किए हुए, लास्ट के क्वेश्चंस जो थे मेरे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड इसी के थे। नाउ उम्मीद है आप लोगों को ये चीज पता हो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक, बट इसकी बहुत हद तक कंसिस्टेंसी एग्जाम में 10 मार्क की। एक्चुअली आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत आसान हो चुकी है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी क्या बोलूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया आजकल तो है जी। तो कंटेंट क्रिएशन तो कितना आसान हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी। बट स्टिल आपको पता हो, चैट जीपीटी तो सुना ही होगा आपने, थिंग टॉक ऑफ द टाउन। और उन्होंने जो है माइक्रोसॉफ्ट तो उसको अपने इसमें एक्सप्लोरर में मर्ज कर रहा है, दैट इज ऑल राइट। गूगल ने भी अभी औने पौने में शुरू किया था, उन्होंने किया और जो उनकी खिल्ली उड़ी है, क्योंकि उन्होंने भी चलो चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलो चलो हम भी करेंगे, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। और जो बैकफायर हुआ है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल नॉन इंटेलिजेंस निकला। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। सुनो भाई, हेलो शांत। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? बेसिकली जो खर्चों को बांटा जाता था पुराने जमाने में, वो बांटा जाता था, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के चैप्टर में देखोगे। उसके बाद फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को एब्जॉर्ब करते थे किसी बेसिस पे, यूजुअली मशीन आज या लेबर आर बेसिस, बट 6 बेसिस फेमस थे जो कि हम लोग अभी ओवरहेड्स में रिवाइज करेंगे। आउटपुट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, मशीन आर और लेबर आर। बट सबसे ज्यादा आपको बताइए मशीन आर और लेबर आर मोस्ट फेमस है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, वो हेलो, इसमें क्या हुआ, परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे हमने नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए। और परचेज डिपार्टमेंट के खर्चों का मशीन आज या लेबर आर से कोई लेना देना ही नहीं है। जो परचेज डिपार्टमेंट का खर्चा है वो आपने नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन या परचेज ऑर्डर के बेसिस पे बांट दिया। इसी तरीके से स्टोर्स डिपार्टमेंट, जो शोरूम है भाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके खर्चे आपने नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन के बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए। फिर एब्जॉर्ब किया ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आज या लेबर आज, जिनका मशीन आज या लेबर आज से कोई लेना देना नहीं है। स्टोर्स के खर्चों का क्या लेना देना मशीन आज लेबर आज से। तो उस वजह से कॉस्ट जो है वो गलत निकल रही थी, ओवरहेड्स कॉस्ट। किसी जमाने में ओवरहेड्स बहुत छोटा अमाउंट होता था तो चलता था, आज की डेट में ओवरहेड्स ज्यादा है, प्राइम कॉस्ट बहुत कम है। आप जो पेप्सी कोक पीते हो उसकी प्राइम कॉस्ट बहुत ही कम है, डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरी लेस, मेजर तो उनके ओवरहेड्स ही हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ओवरहेड्स को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे बांटे। डायरेक्ट कॉस्ट तो कन्वीनियंटली ट्रेस हो जाती है, उसकी तो टेंशन नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे बांटे। तो एक नया तरीका आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स आने के बाद, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें क्या किया, इसमें यह किया गया कि खर्चों को जो है एक्टिविटी वाइज बांटा गया। क्या किया गया, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनके कॉस्ट पूल्स बनाने हैं। अब जैसे एक्टिविटी कॉस्ट पूल ए, टेक एन एग्जांपल, एक हमारी, भाई हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पहली हमारी एक्टिविटी है परचेजिंग एक्टिविटी, भाई हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। दूसरी एक्टिविटी है स्टोरिंग एक्टिविटी,
तीसरी एक्टिविटी है मशीन की सेटअप एक्टिविटी, और चौथी एक्टिविटी है प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमने अपने बिजनेस की मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली, हमारे जो काम की मेजर एक्टिविटीज हैं वो हम लोगों ने डिसाइड कर ली, देख ली, ठीक है जी। और वो देख लेने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, उनके कॉस्ट पूल बना लिए कि भाई परचेजिंग से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ लो, परचेजिंग से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ लो, और फिर स्टोरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ लो, शोरूम का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी वगैरह, सेटअप से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ लो, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे जोड़ लो, सारे इनडायरेक्ट खर्चों का कॉस्ट पूल बना लो, टेंशन फ्री। अब क्या करो, अब इनको सीधा प्रोडक्ट्स, जॉब्स, प्रोसेसेस, बैचेस, जो भी आपका आउटपुट है उस पर बांट दो। कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाएगा, अब परचेजिंग एक्टिविटी का कॉस्ट पूल बनाया, इसका एक कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करो कि क्या चीज है जो कॉस्ट ड्राइव कर रही है। जैसे परचेजिंग एक्टिविटी का है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, उस नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स से डिवाइड करके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल दो। इस तरीके से स्टोरिंग का नंबर ऑफ स्टोर्स एक्विजिशन, इसी तरीके से इसका है नंबर ऑफ सेटअप्स, इसी तरीके से इसका है मशीनाज या लेबराज जो भी है आपका, ठीक है गाइस। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें, ये इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब बारी आती है, ये हम लोग इस तरीके से स्टेप्स की अगर बात करूं तो पहले स्टेप्स की बात कर लेता हूं, क्या स्टेजेस हैं, क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो। मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने के बाद उनके कॉस्ट पूल्स बना लो, उनके खर्चे इकट्ठे कर लो। भाई परचेजिंग, सेट, स्टोरिंग, सेटअप, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, आफ्टर सेल सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अपनी मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करके उनके खर्चों के पूल बना लो। फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद उनके कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा अंडरलाइंग फैक्टर है जिसकी वजह से कॉस्ट हो रही है। जैसे अभी हमने ये देखा था, स्टोर्स एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, सेटअप्स, आउटपुट, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। जैसे मैं यहां पे आपको और नीचे दिखा देता हूं, ये परचेजिंग, परचेज ऑर्डर्स, स्टोरिंग, स्टोर्स एक्विजिशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च पर्सनल के आवर्स, जितने आवर्स लग रहे हैं ऑन द प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट, डिजाइन, डिजाइन आवर्स, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आवर्स, सेटअप, कॉस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स, प्रोडक्शन, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वेट ऑफ आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड या नंबर ऑफ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा भी है, कस्टमर सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स या आवर स्पेंड ऑन सर्विसिंग द प्रोडक्ट्स, अकाउंटिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ बिलिंग, कैश रिसिप्ट्स, चेक, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, उन एक्टिविटी के कॉस्ट पूल को उनकी एक्टिविटी के यूनिट्स ऑफ ड्राइवर से डिवाइड करो, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को अप्लाई करो या मल्टीप्लाई करो उनकी यूनिट्स ऑफ ड्राइवर से, और आप अपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट निकाल लो। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तरह की आपकी मेजर एक्टिविटीज हो सकती है। हायरार्की, कॉस्ट हायरार्की पूछ सकता है, या कितने लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज हो सकती है। तो 4 लेवल ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की गई हैं। एक होती है यूनिट लेवल एक्टिविटी कि भाई ये यूनिट, जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, ये यूनिट्स के हिसाब से, भाई जितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा उतना ज्यादा होगा। दीज आर यूनिट लेवल एक्टिविटी। जितनी ज्यादा यूनिट्स, भाई मशीन आज जितने ज्यादा होंगे या लेबर आज जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा यूनिट्स होंगी, ये यूनिट्स लेवल एक्टिविटी है। लेकिन परचेजिंग और सेटअप, ये जो है ये आपकी हो गई बैच लेवल, कि भाई परचेज कर रहे तो एक साथ 5000 यूनिट्स खरीद रहे हैं, एक साथ 5000 यूनिट्स खरीद रहे हैं परचेज ऑर्डर, या एक बैच एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेटअप करना है, तैयार करना है, तो एक बैच का हमने, हाँ भाई अब मेरे को एक साथ में 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसका सेटअप किया। तो अकॉर्डिंगली ईच टाइम अ ग्रुप या सेटअप बैच इज प्रोड्यूस परचेज्ड, तो ये आपकी बैच लेवल हो गई। तीसरा नंबर प्रोडक्ट लेवल, कि नहीं भाई मेरी बात सुनो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ईच यूनिट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ईच बैच, इट इज रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। जैसे मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, बस थैंक यू,
क्या वो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं भाई, नहीं कर सकता। क्या आप उसको बैच के हिसाब से लिंक कर पा रहे हो? नहीं भाई, मैंने इस साल में जितनी भी ये प्रोडक्ट, जैसे आईफोन 14 बनाया जी, हमने आईफोन 14 बनाया, एप्पल कहती है हमने आईफोन 14 बनाया, उसकी जो भी R&D के खर्चे उन्होंने किए थे, जितने भी खर्चे किए थे, इसी प्रोडक्ट, एंटायर प्रोडक्ट लाइन को सपोर्ट कर रहा है। ये इंडिविजुअल यूनिट को नहीं सपोर्ट कर रहा, प्रोडक्ट लाइन को सपोर्ट कर रहा है पूरा कंप्लीट। ये प्रोडक्ट आईफोन 14 इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। यूनिट पे नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, बैच पे नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, पर ये और किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं है। आईपैड से रिलेटेड नहीं है, आईपॉड से रिलेटेड नहीं है, एयरपॉड से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं है। फिर बारी आती है फैसिलिटी लेवल। फैसिलिटी लेवल मींस भाई साहब, ना तो हम लोग यूनिट से लिंक कर पा रहे हैं, ना बैचेस से, ना प्रोडक्ट से। कहने का मतलब, ओ जी मेरा ना फायर बैकअप, फायर का वो डिपार्टमेंट है जो कि टेक केयर करता है, या मेरा पावर बैकअप डिपार्टमेंट है जो कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है पावर बैकअप या फायर से बचाने के लिए हाइड्रेंट्स हमने रखे हुए हैं एज द केस में भी, या स्प्रिंकलर सिस्टम रखा हुआ है। नाउ इज इट रिलेटेड टू एनी यूनिट्स? नहीं, प्रोड्यूस तो हम कुछ कर रहे हैं। बैच ना, प्रोडक्ट लेवल नो, इट इज फैसिलिटी मींस आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की, जनरल ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चाहिए हमें। इट्स नॉट कॉज्ड बाय प्रोडक्ट्स या कस्टमर सर्विस, इट कैन नॉट बी ट्रेस टू इंडिविजुअल यूनिट्स। तो इसको क्या किया जाता है? इसको कहा जाता है, जैसे अभी आपको याद होगा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में भी, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो फिक्स कॉस्ट थी चारों प्रोडक्ट्स में नहीं बांटी थी, एक ही बार काट दी थी। तो फैसिलिटी लेवल कॉस्ट को यही कहा जाता है कि हेलो, फैसिलिटी लेवल कॉस्ट को ओवरऑल प्रॉफिट निकालते समय माइनस करो, जबरदस्ती प्रोडक्ट में मत बांटो, क्योंकि इट इज नॉट लिंक्ड विद एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ, व्हेन यू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस, यू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन कि ये कॉस्ट अभी मुझे रिकवर करनी है, बट किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे मत बांटो। आप अपना मार्जिन रीजनेबल रख लो कि ये खर्चे भी रिकवर होकर आपको प्रॉफिट हो। तो फैसिलिटी लेवल कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। हम तो क्या करते थे, हम तो ओवरहेड्स के चैप्टर में क्या करते हैं, सारे के सारे खर्चे, भाई तू किसी से, तू जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मेरी बला से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी फैक्ट्री ऑफिस के खर्चे हम लोग बांट देते हैं, भाई फैक्ट्री ऑफिस का कोई किसी प्रोडक्ट से, यूनिट से, किसी जो है ऐसे केस में भी बैच से कोई लेना देना नहीं भाई साहब, बट फिर भी हम तो बांट रहे हैं भैया। तो दैट वे इसको कहा जाता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, D&D, डू नॉट डिस्टर्ब नहीं, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। इसको ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए बस आपने माइनस करना है, दैट इज इट।